किंग ऑफ द फ्लोरा एंड फौना कहा जाता था। यानी जो हमारा पाकिस्तान का एरिया, जो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल स्पीसीज है ना, वो इंसान ही है, मैं कहती हूँ। असूलन चिड़ियाघर में भी जानवरों को रखना गलत है, क्योंकि जानवर जो हैं वो खुले माहौल के आदी होते हैं। और उनको लोगों को ऐसे लगता है कि इस एनिमल को हम मारेंगे तो हमें जन्नतुल फिरदौस कहीं मिल जाएगी। तो उन लोगों ने इतनी अजीब अजीब मिथ्स क्रिएट की हुई हैं, आप इस एनिमल को मारें आपको इतनी नेकियां मिलेंगी, आप इस एनिमल को मारें। मतलब यहाँ तक हमारे लोगों का ये कि अगर शेर को मार दिया तो आप पता नहीं। पेंगुलिन्स को मारने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, लोगों की बहुत ही अजीब अजीब मिथ्स हैं। पहले तो लोग ये कहते हैं कि ये शायद कब्रों से मुर्दे खाता है, बिल्कुल इसको सही मार दें। सही। मतलब पेंगुलिन को अल्लाह पाक ने डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है कि वो जमीन को खोदता है और नीचे से उनकी लार्वास को और उनकी पूरी की पूरी कॉलोनीज को एक दिन में खत्म कर लेता है। जी कि जी। बचपन से ही जो है कि हम भी यही सुनते थे कि सांप ने मार दिया भी कि वो सपनी आएगी और आपको काट देगी। जो सबसे बड़ी मिथ है कि वो हर सांप जहरीला है, कि सांप हर ही जहरीला होता है, उसको देखते ही मार देना चाहिए। बाकी ममालिक में बहुत ज्यादा सांप, हमारे पास पहले ही कम है, उनको भी लोगों ने मार मार के खत्म कर दिया। सांप, आप यकीन करें कि वाहिद जानवरों में से एक जानवर है जो इंसानों को बहुत इग्नोर करते हैं। तो इंसेक्ट्स अगर आप दुनिया में देखें तो 85% जो है कि इंसेक्ट्स हैं, यानी हमारी पूरी दुनिया में अगर आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही काबिल हस्ती से, जिनका नाम है डॉक्टर सुंदर जाहिद। और डॉक्टर सुंदर पाकिस्तान की एक मुमताज़ माहिर हैवानियात हैं, यानी कंजर्वेशनिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, अ, और टीचर हैं, साइंसी फोटोग्राफर हैं, ट्रेनर हैं। और इनके डिग्रियां और इनका तजुर्बा इस कदर ज़्यादा है कि उन्हें जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो मुझे यकीन नहीं आया कि इतनी छोटी उम्र में आदमी इस कदर स्किल्स भी हासिल कर सकता है। डॉक्टर सुंदर जो हैं वो तकरीबन 14 साल से टीचिंग में और रिसर्च में और लोगों में हैवानियात के मामले, जूलॉजिस्ट के हवाले से अवामी शऊर पैदा करने में बहुत काम कर रही हैं। इन्होंने हज़ारा यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और उसके बाद अमेरिका तशरीफ़ ले गई, जहाँ टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी से उन्होंने ट्रेनिंग ली। और उसके अलावा दुनिया के कई मुमताज़ अदारों के साथ इन्होंने एनिमल लाइफ और वाइल्ड लाइफ और ख़ास तौर पे हशरात पर, यानी कीड़े मकोड़ों पर तहकीक की है। और डॉक्टर सुंदर जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान में जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ होती है, यानी हयात बायोलॉजिकल तनव्वुर जो होता है उसमें, टैक्सोनॉमी में, और उसके अलावा साइंसी फोटोग्राफी में बहुत नुमाया मकाम रखती हैं। लेकिन इनकी काबिलियत यहीं तक महदूद नहीं है। इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पर बहुत काम किया है, वालिदैन की तरबियत, कि वो बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को हैंडल करने के लिए क्या क्या रवैये इख्तियार करें, मेंटल इश्यूज, जहनी सेहत, और उसके अलावा बहुत से शोबों में काम कर रही हैं। और इसमें इनका नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सी असनाद इनके पास हैं। आपने इनका वीडियो यकीनन देखे होंगे, वाइल्ड विद डॉक्टर सुंदस। इनका एक बहुत मकबूल प्लेटफॉर्म है, जिनमें ये जंगली जानवरों और हशरात और रेंगने वाले कीड़ों, जानवरों, और उसके अलावा एक जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अवाम में शऊर पैदा करने में बहुत काम कर रही हैं। और उसके अलावा फिर ये है कि आपको पता है कि साइंसी मौज़ूआत को आम लोगों तक पहुंचाना किस कदर मुश्किल है। और डॉक्टर सुंदर्स की वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस कदर आम फहम अंदाज में ये जानवरों के बारे में और सांपों के बारे में, और दूसरे एक मैंने वीडियो देखा था पेंगुलिन के बारे में, किस कदर सहल अंदाज में वो समझाती हैं। और जिस अंदाज से वो जानवरों को ट्रीट करती हैं उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये जानवरों के साथ कितना प्यार है इन्हें। तो आपके साथ मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ डॉक्टर सुंदर को। डॉक्टर सुंदर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप कदीर साहब, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इस कदर मसरूफ स्केड्यूल से वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपनी सेहत का सुनाएं। जी जी, अल्लाह का फजल और आपकी दुआ।
तो शुरू करते हैं। मैंने आपके जो वीडियो देखे हैं, आई वाज जेन्युइनली इम्प्रेस्ड कि आप किस कदर मेहनत से ये जो आवाम में एक शऊर है जानवरों के हवाले से वो पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। और जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा था कि आपको देख के लगता नहीं है कि आपका इतना तजुर्बा है, आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है। तो अपने तालीमी सफ़र के बारे में कुछ बताइए कि कैसे शुरू हुआ और ख़ास तौर पे जंगली जानवरों में आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई। जजाकमुल्ला खैर। बस मेरा जो थोड़ा सा थिंकिंग का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, हम लोग के लोगों में ज़्यादातर यही समझा जाता है कि अब आप एक फील्ड में हो तो आपने उसी में बस आगे जाना है। राइट। यानी आप एक फील्ड से और चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप राइट। जोलॉजिस्ट हो, अगर आपने जोलॉजी ले ली है तो आप जोलॉजी पढ़ोगे और आप कुछ और नहीं ले सकते हो। मगर मेरा जो थोड़ा सा सोचने का अंदाज है वो थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, हमारे आप अगर पुराने मुस्लिम साइंटिस्ट्स वगैरह को देखें जी। तो वो माहिर हवानियात भी हैं, वो एस्ट्रोनॉमी में भी काम कर रहे हैं, वो बॉटनिस्ट भी हैं, वो हकीम भी हैं। मतलब मैं जब उनकी हिस्ट्रीज वगैरह पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ कि इंसान सब कुछ कर सकता है, हमें अपने हम्म। हॉराइजन्स को जो है कि वाइड रखना चाहिए। और जी। इल्म जो है कि इंसान को हर हाल तक, यानी आप मरते दम तक जो नई चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप सीखते रहें। तो इसलिए मेरी बिल्कुल। कोशिश होती है जितने से जितना ज़्यादा मैं सीख सकूं तो मैं सीख रही होती हूँ। एनिमल्स के हम्म। हवाले से तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। मैं बहुत हम्म। छोटी होती थी तो मैं कुछ ना कुछ एनिमल्स को उठा के घर ले आया करती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा उनको पालने का शौक था। छोटी छोटी मतलब चीज़ों को उठा के मैं घर में ले आती थी। अम्मी अबू से थोड़ी सी डांट भी पड़ती थी, मगर मैं जो हूँ कि हमेशा से वो सबको ऐसे ही लगे कि नहीं, ये जो है कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अक्सर सही। हम गाड़ी में जा रहे होते थे तो बाबजान को पता नहीं होता था ना, मैं कोई बिल्ली का बच्चा उठा के बैग में वो डिग्गी में छुपा दिया करती थी कि सही। और मैं बड़ी खुश होती थी कि अब घर तक ही शायद पहुंच जाए। मगर वो फिर म्यू म्यू की आवाजें आती तो फिर सारे कहते कि गाड़ी में से आवाजें आ रही हैं। फिर सब मुझे मुड़ के देखते कि इससे कुछ ना कुछ रखा होगा गाड़ी में। तो फिर मैं बड़ी वो कहती कि प्लीज लेके जाने दें। तो ये सफर इस तरह हुआ कि मैं एनिमल्स को फिर पढ़ती रही, पढ़ते पढ़ते फिर मैं जब अमेरिका गई, शौक आपको एक बहुत अच्छा उस्ताद मिले तो आपका शौक दोबारा हो जाता है, दोबारा सही। से डबल हो सही। जाता है। तो जब मैं हम्म। अमेरिका गई वहां पे मुझे एक प्रोफेसर मिले, प्रोफेसर हुजन सॉन्ग उनका नाम। और हम्म। वो जो है कि बस ऐसे उस्ताद थे कि उनने मेरा एनिमल से जो मोहब्बत है वो ज्यादा डबल कर ली। हालांकि तो ये वो कहाँ पे था, इंसेक्ट्स पे अमेरिका काम में करते किस थे। जगह? जी जी, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में टैक्सेन। सॉन्ग अच्छा, सही। लेबोरेटरी, जी जी। जी जी। उनकी अपनी एक लैब थी जिसको सॉन्ग लेबोरेटरी ऑफ इंसेक्ट सिस्टमैटिक्स कहा जाता था। तो वो हम्म। इंसेक्ट्स की सिस्टमैटिक्स पे काम करते थे। सही। उन्हें बहुत सारे इंसेक्ट्स को रेयर किया हुआ था, तो उनके साथ मैं भी ट्रेनिंग लेती रही। हालांकि मेरी वो उसमें मेरी अप्रोच तो नहीं थी, मगर उनसे लर्न करती रही, मैं सीखती रही। फिर डिफरेंट प्रोफेसर्स के डिपार्टमेंट्स में जाती, डिफरेंट एनिमल्स को देखती कैसे रेयर कर रहे हैं, कैसे हम्म। ख्याल रख रहे हैं। कोई रेप्टाइल्स पे काम कर रहा है तो मैं उनकी लैब में चली गई हूँ, वो कैसे काम करें। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें उन लोगों से लर्न कर ली, और फिर वापस आके जो है कोशिश यही कर रही हूँ कि अपने मुल्क में इनको इम्प्लीमेंट करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो अभी पाकिस्तान में कहाँ पे हैं आप? पाकिस्तान में मेरा अपना एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अच्छा। फातिमा तहज़ोरा के नाम से, जो कि मानसरा में है। ये गर्ल्स कॉलेज है। अच्छा। तो अच्छा। ये सही। मेरे फादर रन कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं उनकी हेल्प कर रही होती हूँ। साथ ही हमारा रिसर्च सेंटर भी है, तो यहाँ हम्म। जितना भी काम है मैं अपना एक कर रही होती हूँ, फील्ड वर्क भी, और जितने भी हमारे सेमिनार्स हैं, जो हमारी वर्कशॉप्स हैं। तो ज़्यादातर तो हम ओपन में आजकल कर रहे होते हैं, मगर जब हमें क्लोज इन्वायरमेंट चाहिए होता है तो वहाँ ही हम सारा कुछ कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। 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 अच्छा, तो आपने बाहर भी वाइल्ड लाइफ देखी, लेकिन यह है कि आप चूंकि पाकिस्तान में हैं तो जाहिर है कि आपका जितना एक्सपोजर है पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के हवाले से वो अमेरिका में जो आपके टीचर हैं या आपके जो दूसरे कॉलीग्स थे उनका इतना नहीं होगा। तो पाकिस्तान में जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो क्या है, कैसी है पाकिस्तान में, क्या क्या चीज़ें ऐसी मुनफरिद हैं और इसकी अहमियत क्या है, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्यों ज़रूरी होती है। देखिए, जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये इस तरह का वर्ड है कि इसमें पूरी की पूरी समझे दुनिया समा जाती है। अगर जी। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो हमारे पास तकरीबन अभी 5700 स्पीसीज जो हैं कि जो इसके सिर्फ डॉक्यूमेंट हुई हुई हैं।
मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंटेड स्पीसीज हमारे पास 5700 हैं। और हमारे पास, मैं समझ सकती हूँ कि मिलियंस में ऐसी स्पीसीज हैं जो कि बिल्कुल डॉक्यूमेंट भी नहीं हुई भी। क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ, आप इंसेक्ट्स को देखें, सारे तकरीबन डेटा डेफिशिएंट हैं। आप रोडेंट्स को देखें, सारे डेटा डेफिशिएंट हैं। आप फिश पे देखें, कोई काम ही नहीं हुआ हुआ। तो इंसान कहता है काम बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की डाइवर्सिटी, जब हम बैक पे अगर आप जाएं, आप 1800 1700 में देखें, तो ये जो हमारा एरिया है ना, तो इसको किंग ऑफ द फ्लोरा एंड फौना कहा जाता था। यानी जो राइट। हमारा पाकिस्तान का एरिया है। तो अब जो है, जब इतने सालों के बाद अब देखते हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, दरख्त कट गए हैं, एनिमल्स को मार देते हैं लोग, उनको हर चीज़ से खतरा महसूस हो रहा होता है, उनको लगता है ये चीज़ हमें हार्म कर लेगी, ये चीज़ हमें हार्म कर लेगी। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हमारी बायोडाइवर्सिटी इतनी खूबसूरत है, अभी हमारे पास तकरीबन 660 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, 190 हमारे पास मैमल्स हैं, 25 से ज़्यादा एम्फिबियंस हमारे पास जो है रिकॉर्डेड हैं, हमारे पास 170 से ज़्यादा रेप्टाइल्स हैं हमारे पास। मतलब अभी ये वो सिर्फ एनिमल्स हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं। तो आईयूसीएन के कंजर्वेशन स्टेटस के मुताबिक हमारी तकरीबन जो है, समझें 70% में कहूँगी कि डेटा डेफिशिएंट है हमारी स्पीसीज, अच्छा, ये जिन जरा पे आईओसीएन बता दीजिए क्या है। ये हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये बहुत अच्छा, बड़ा चलिए। इदारा है जो कि पूरी की पूरी दुनिया में कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो सही। कंजर्वेशन स्टेटस ये होता है कि अभी इस स्पीसीज का क्या स्टेटस है। तो उसकी एक लिस्ट होती है पूरी, जैसे आपने इंडेंजर्ड सुना होगा, राइट, राइट। क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं कोई स्पीसीज, कोई चीजें इंडेंजर्ड है। तो हमारे पाकिस्तान में आप यकीन करें कि बहुत सारी स्पीसीज इस तरह ही वॉयलेंटली मारने की वजह से, हंटिंग की वजह से, पोचिंग की वजह से तकरीबन वो ना थ्रेटेंड हैं, या वल्नरेबल हैं, या तो हमारे पास इंडेंजर्ड हैं। और कुछ तो तकरीबन अभी एक्सटेंट हो चुकी हैं। मतलब बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एक्सटेंट हो चुकी हैं। मगर बायोडाइवर्सिटी देखिए बहुत ज़रूरी इसलिए है कि अगर एनिमल्स और प्लांट्स नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। मैं ये कहती हूँ कि देखें, हमारी जो पूरी दुनिया एक ट्रायंगल की तरह है। एक तरफ इंसान है, एक तरफ प्लांट्स हैं, और नीचे फिर एनिमल्स हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ को डिस्टर्ब कर लें तो ट्रायंगल खराब हो जाता है, और इंसान ही हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। कि अभी देखें, फॉरेस्ट सारे कट हो गए हैं हमारे पास, पानी हमारे पोल्यूटेड हुए हैं, इतनी पोल्यूशन है, इतनी पोल्यूशन है। तो ये चीज़, अब आप ये देखें कि हमारे पास गर्मी को अगर आप देख लें, इसी वजह जी। से कितनी ज्यादा होती जा रही, एक्सट्रीम पर जो है कि जा रही है। हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग इस तरफ बहुत ज्यादा है। अभी रिसेंटली हमारे पास लाहौर देखें, दुनिया की थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में इन्वॉल्व हो गई है। तो ये जी। हमारे लिए सोचने की बात है, और हमें इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें हम सोच नहीं रहे। और इस चीज़ के ऊपर ही मेरा वर्क है कि मैं ये थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना के लोगों के अंदर अवेयरनेस दूं कि इन चीज़ों की सही। बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट बेसिकली कर रहे हैं। जी। अ, मैं तो खैर, इत्तेफाक ऐसा है कि कोई 40-45 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ, लेकिन साइंस की दुनिया के हवाले से मुझे जो लोग सवाल करते हैं या कमेंट करते हैं, उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि पिछले 30-40 साल में ही पाकिस्तान में चिड़ियाँ और दूसरे परिंदे और जंगली जानवर जो हैं, बहुत तेजी से उनमें कमी आ रही है। और बहुत से लोग कहते बिल्कुल। हैं कि कम से कम शहरों में अब तो चिड़ियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो ये इसकी मतलब बुनियादी वजह क्या है? इस तरफ माहौल या जो ग्लोबल वार्मिंग है वो है, या इसमें और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, इसमें ढेर सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो देखें, चिड़ियाँ क्योंकि बर्ड्स हैं, और बर्ड्स दरख्तों पे रहते हैं, हमने सारे दरख्त काट दिए हैं। जो आपके पास जो लोकल स्पैरो है, जिसको हम पैसे डोमेस्टिकस कहते हैं, यानी इंग्लिश जी, स्पैरो या कॉमन हाउस स्पैरो हम उसको कहते हैं। जी, जी। हाउस स्पैरो उसको तभी कहते हैं कि वो नॉर्मली घरों में पाई जाती हैं। घरों में तब पाई जाती थी जब वहाँ दरख्त हुआ करते थे। आपके घर ऐसे हैं कि दरख्त तो देखने को नहीं मिलता, बाहर से भी सारे दरख्त काट देते हैं, जहाँ दरख्त हैं वो सही। काट दिए हैं। मतलब खाने पीने की कोई वो इस तरह की चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये कि अब लोगों को ये होता है कि वो चिड़ियाँ बहुत शौक से खाते हैं। बड़ी अच्छा, सिटीज में अच्छा। अगर आप चले जी, जाएं तो जी, वो जी, आप जी, जी। रेस्टोरेंट्स में देखें तो अच्छी खासी महंगी डिश है कि हम्म, 50 to 80 to 100 स्पैरोज की वो पूरी वो बना के लाते हैं उसको, जो कहते हम्म। होते हैं, ढेर सारी जो चीजें प्लेटर सा बना के लाते हैं। मैं सही, लास्ट टाइम भी सही। गई तो उनने जब देखा तो स्पैरोज का प्लेटर था। जब मैंने कहा इसमें आप लोगों को खाने को क्या मिलता है, मैंने कहा छोटी सी स्पैरो होती है। तो उन्होंने सही। कहा कि मैडम बस ये सिर्फ एक लेविश सी डिश है।
तो ये भी एक फैक्टर है कि लोग भी बहुत खाते हैं, और ऑब्वियसली दरख्त हमारे काट दिए हैं, और गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी बहुत सारे हम्म। एनिमल्स उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। सही सही। तो ये कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट या कोई एनजीओज या प्राइवेट इदारे कोई इनकी कंजर्वेशन के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, काफी सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे वाइल्ड लाइफ वालों को मैं जानती हूँ, जो कि बहुत से अच्छे लोग हैं जो कि कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मगर हमारे थोड़े से जो मसाइल हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ ये हैं कि हमें हंटिंग पे बिल्कुल कंप्लीटली पाबंदी लगाने की जरूरत होगी। तकरीबन राइट। 10 साल तक तो, हम्म तकरीबन मतलब हम्म 10 साल तक अगर आप हंटिंग पे कंप्लीटली मतलब पाबंदी लगाएंगे, बिल्कुल हम्म प्रोहिबिटेड होगी, तो मेरे ख्याल में हमारा थोड़ा सा फौना जो है बैक टू हम्म नॉर्मल होने लग जाएगा। क्योंकि हम्म हंटिंग पे आपके पास पाबंदी इतनी शदीद नहीं है, वो स्पेसिफिक कुछ सीजन्स हैं जिस पे पाबंदी होती है, फिर बाकी आप देखें जब माइग्रेटरी बर्ड्स का सीजन आता है ना, तो हर हम्म शिकारी जो है कि अपने पास बंदूकें लेके जो है कि उन साइट्स पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको पता हम्म होता है कि अभी बर्ड्स हम्म। का सीजन है। तो इसलिए राइट। जो है कि ये थोड़ी सी सख्ती की हमें ज़रूरत है, और जब सख्ती थोड़ी सी होगी मेरे ख्याल में, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी ठीक होगी। दूसरा जो एक मसला हमारे लोगों के साथ ये है कि देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ वालों का काम है, हमारा काम हम्म नहीं है। हम्म हम कहते हैं हम्म। उन्हीं का काम है ना, वो करें। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ हम सब की है, सिर्फ उनकी नहीं है। अगर प्रोटेक्ट राइट। करना है तो हमें भी उनके साथ मिलकर प्रोटेक्ट करना है, तभी तो हम्म जो है कि प्रोटेक्शन होगी ना। तो अब जैसे मैं हम्म बाहर थी, तो मुझे ये चीज़ बहुत फैसिनेट करती थी, और मैं अब यहाँ पे भी कोशिश ऐसे करूंगी, इंशाल्लाह कुछ कोर्सेज ऐसे मैं डेवलप कर रही हूँ, कि मैं जब वहाँ पे जब पढ़ रही होती थी, और फिर उन्हें मुझे पढ़ाने का भी वहाँ काफ़ी सारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, डिफरेंट जगहों पे मैं पढ़ाती भी रही। तो वहाँ पे कुछ जिस तरह के डेज होते हैं ना, एनिमल्स का स्पेशल पेट प्लांट या पेट एंड राइट एनिमल डे होता है। राइट तो राइट। वो क्या करते हैं कि कोई छोटा सा एनिमल बच्चों को देते हैं, ताकि जाके वो उसकी टेक केयर कर सकें, और वो बच्चा दिलो जान से उसकी टेक केयर करता है। वो बचपन से ही उनको ये सिखाया जाता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको हार्म नहीं करना, आपने इसका ख्याल रखना है, चाहे वो पौधा है चाहे वो एनिमल है। तो ये चीज़ बाहर सिखाई जाती है। तो हमें एज अ नेशन इसके ऊपर बेसिकली काम करना है, ये सिर्फ एक इदारे का काम नहीं है कि हम उसके जिम्मे लगा दें। हम सबको राइट बेसिकली एज ए नेशन मिलके हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत है। राइट राइट। अच्छा, आपका मैंने जो वीडियो देखे हैं जिससे आपके साथ पहला इंट्रोडक्शन हुआ था, तो एक चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेट की वो ये थी कि हमारे यहाँ आम तौर पे ये एक तस्वुर है कि हमारा जो रवायती ड्रेस है वो फील्ड वर्क के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है, राइट। और आपने ये एक जो तासुर है वो गलत करके दिखाया है कि आपके सारे के सारे जो वीडियो मैंने देखे हैं कम से कम वो फील्ड वर्क के हैं, और आपने बिल्कुल हिजाब में और जो हमारा रिवायती जो मॉडेस्ट ड्रेस होता है उसमें रख के किया है। तो ये आपको कुछ मुश्किल पेश आती है इस ड्रेस के साथ काम करने में? अब मुश्किल तो पेश नहीं आती, मेरी बस थोड़ी सोच ऐसे है कि देखें, मैं क्योंकि एज बीइंग ए मुस्लिम, जी। मेरी ये सोच है कि आप जहाँ जाएं, कम से कम लोग आपको देख कर बोलें कि ये मुसलमान है। तो मेरा हम्म बाहर भी यही ड्रेस होता है, जब मैं बाहर जाती हूँ, बाहर की कंट्रीज में मैं हम्म होती हूँ, तो मेरा यही ड्रेस है। हम्म जब मैं यहाँ होती हूँ तो मेरा यही ड्रेस है। तो मेरा ये है कि जो आपका नॉलेज है, और जो आपका दूसरों को इंस्पायर करने का जो तरीका है, तो बेसिकली जब आप खुद जैसे हो वैसे ही हो, कि जब आप काम कर रहे होते हो तो आप लोगों हम्म। को ज़्यादा इंस्पायर कर रहे होते हो। तो मेरी सही। यही कोशिश है कि जब मुझे बच्चियां देखेंगी, तो वो भी फील्ड में आने की कोशिश करेंगी। मतलब कि इस हम्म। तरह फील्ड में आना उनको फिर एक वो नहीं लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, या हम नहीं कर सकते, कहीं फंस जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, या तो जी जी। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है कि आप अपने आप को फुली कवर्ड रख के आप हम्म अपने मुल्क को भी शो कर रहे हैं, आप अपने मजहब को भी शो कर रहे हैं, और आप अपनी ट्रू हम्म। आइडेंटिटी बता रहे हैं कि आप बिल्कुल टोटली फाइन है, और आप आके राइट काम कर सकते हैं। राइट। उसके अलावा ये भी है कि बहुत सी बच्चियां, मेरा अपना अंदाजा है कि बहुत सी बच्चियां जिनको शौक है फील्ड वर्क का
या किसी ऐसी फील्ड में जाने का जिसमें फील्ड वर्क होता है या लैब वर्क होता है, और वो शायद इसी वजह से नहीं जा पाते हैं कि उनको ये होता है कि भाई मैंने तो हिजाब लेना है, मैंने तो दुपट्टा लेना है, मैंने तो चादर लेनी है, तो वो मैं ये काम नहीं कर सकूंगी। तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल कि आप ये अपने सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि अपने एक्शन से ये दिखा रही हैं लोगों को कि आपका ड्रेस, आपकी आइडेंटिटी वो बिल्कुल मतलब नहीं रोकती कुछ कुछ भी काम करने से। आपको बिल्कुल जो नहीं। काम करना है वो आपको फील्ड में करना है। चलिए वापस चलते बिल्कुल। हैं आपके मौजू की तरफ। एक चीज जो बाज़ औक़ात वीडियोस में देखने में आती है, खबरों में आती है, जैसे अभी कुछ साल पहले ये खबर आई थी कि इस्लामाबाद में शायद किसी बहुत बड़े ऑफिसर के घर से एक पैंथर निकल गया हम्म। था। तो हाँ जी। लोग, अमीर लोग जो हैं वो पैंथर, टाइगर वगैरह या जो जंगली जानवर जो है ये पालते हैं। तो जंगली जानवरों को घरों में रखना जो है ये मतलब एडवाइजेबल है, नहीं एडवाइजेबल है, इसका नुकसान होता है, फायदा होता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल स्पीसीज है ना, वो इंसान ही है, मैं कहती हूँ, क्योंकि इंसान हम्म। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है कि उनको हम्म। अजीब अजीब किस्म के शौक होते हैं। अब जी जब जी। कोई वाइल्ड एनिमल है, उसको वाइल्ड तभी कहा जाता है कि वो डोमेस्टिकेटेड बिहेवियर के अंदर जो है कि वो वाइल्ड नहीं रहता। अब हमारे, हम्म। क्योंकि यहाँ पर शेर हो गया और चीते हो गए, ये तो एक्सटेंट है, यानी हमारे हम्म। पास लॉइन भी नहीं है, एक्सटेंट हो चुका है पाकिस्तान में। और हम्म। जो आपके पास चीते हैं, चीता जो है वो भी आपके पास एक्सटेंट कभी हुआ करते थे। तो अब लोगों ने क्या किया है कि उनको घरों में रखना स्टार्ट कर लिया। जब वो हम्म। घरों में आप रखते हैं, जब आप बिल्कुल छोटा बेबी पाल कर बड़ा कर रहे होते हैं, देखिए जो हम्म। वाइल्ड एनिमल है उसके अंदर इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो वाइल्ड वाली जरूर रहती हैं, राइट। आप उसको जितना भी डोमेस्टिकेटेड कर लें। हम्म। क्योंकि अल्लाह ने हम्म। उसको बनाया ना कार्निवोर। अब शेर है, हम्म। तो आप उससे भागें तो उसकी नेचर में है कि वो बैक से जाके आपके ऊपर अटैक करेगा। हम्म। यानी आप जितना भी वाइल्ड एनिमल को रख लें घर में, तो जरूर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि वो कभी नौकर के ऊपर हमला कर देता है, कभी झाड़ू मारने वाला कोई गया है, उसकी टांग पकड़ दी उसने दांतों में। ये बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका खेलने का भी तरीका यही है कि वो नाखूनों को मार के खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ दांतों के साथ पकड़ के खेल रहे होते हैं। तो वो इंसानों के साथ भी ऑब्वियसली ऐसे ही लाड करते हैं वाइल्ड एनिमल्स। तो फिर जाहिर है इंसानों ने तो इंजर होना ही है, कि अच्छा खासा उसका राइट। बाइट का फोर्स है, नाखून है इतने बड़े बड़े। तो ये बिल्कुल भी कमेंडेबल नहीं है कि आप कोई भी एनिमल शौक के तौर पे अपने घर में रखें, उसको चरपाइयों पे अपने साथ सुला रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स का पता नहीं लगता। और फिर राइट। बाद में उस राइट। बेचारे एनिमल को ही शूट कर देते हैं, बजाय कि आप जो है इस चीज से पहले ही ख्याल करें। तो लोगों ने घरों में बहुत अजीब अजीब चीजें रखी हुई हैं। जूज जो है कि भी मैं नहीं कहती होती कि आप जूज में भी एनिमल को रखें, बस कोई बड़े सफारी पार्क्स हो वहां आप राइट। रख लें एनिमल्स, आपको शौक है बहुत ज्यादा वहां जाके देख लें। तो घरों में तो मेरे ख्याल में ये चीजें बिल्कुल भी मैं नहीं कमेंट करूंगी कि आप रखें, अच्छा, यानी ये जो नहीं आपने रखना चाहिए। जू का, ये चिड़ियाघर का जिक्र किया था, तो आप ये कह रहे हैं कि असूलन चिड़ियाघर में भी जानवरों को रखना गलत है, क्योंकि जानवर जो हैं वो खुले माहौल के आदी होते हैं। उनको जंगले में रखना, एक छोटी सी जगह पे कैद करके रखना जो है वो जानवरों के लिए भी सही नहीं है। और मतलब इंसानों का रवैया भी जाहिर है फिर वो उनके साथ मुख्तलिफ होता है, कि जब बच्चे ये देखते हैं कि जानवरों को जंगलों में रखा गया है, जंगले में रखा गया है, तो वो ये बिल्कुल। तस्वर करते हैं कि ये शायद ठीक है, ऐसा होना कोई गलत बात नहीं है। तो मतलब आपका यही कहना है कि चिड़ियाघर में भी जी जंगले में बिल्कुल। रखना जो है सही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब हम एनिमल्स को चिड़ियाघर में भी रखते हैं ना, तो उनको वाइल्ड नहीं कहा जाता। वाइल्ड एनिमल की डेफिनेशन ये है कि तकरीबन उसके पास 10 किलोमीटर का ऐसा एरिया हो जहां पर उसके इंसानों के साथ कोई भी इंटरेक्शन ना हो, उसको हम सही। वाइल्ड कहते हैं। किसी भी सही। जगह पे आप ऐसी छोटी सी जगह पे किसी एनिमल को बंद करेंगे, उसको फिर हम वाइल्ड नहीं कह सकते। तो वाइल्ड चीज वाइल्ड में ही अच्छी लगती है। सही। सही। अच्छा, एक और चीज जो अभी आपने जो जिक्र किया था कि पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से और दरख्तों की कम होने के हवाले से, तो वो जो असल मसला है कि पाकिस्तान में आबादी बहुत तेजी से फैल रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, शहर बहुत तेजी से फैल रहे हैं। तो उसी तनासब से फिर अब जैसे शहर फैलते हैं तो वो उन इलाकों में फैलते हैं जहाँ पहले जंगल हुआ करते थे, राइट? तो उससे बिल्कुल। जंगली जानवरों से लोगों का इंटरेक्शन अब बढ़ने लगा है, राइट? और पाकिस्तान में अक्सर मतलब वीडियो में देखने में मिलता है कि हमारा जो फितरी रवैया समझ लीजिए या माशरती रवैया ये है कि जंगली जानवर जहां नजर आए लोग मार देते हैं उसको, पत्थरों बिल्कुल। से मार के या शूट करके। तो ये
ऐसा रवैया पाकिस्तान में क्यों है? और अ, जंगली जानवर अगर कहीं नजर आए तो असल बेहतर रवैया क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है अवेयरनेस की ज़रूरत है और तरबियत की ज़रूरत है। एज बीइंग ए नेशन मैं कहती होती हूँ कि हमारे अंदर जी। बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, इस हवाले से तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हम्म। और लोगों को ऐसे लगता है कि इस एनिमल को हम मारेंगे तो हमें जन्नतुल फिरदौस कहीं मिल जाएगी। तो उन लोगों ने इतनी अजीब अजीब मिथ्स क्रिएट की भी हैं, आप इस एनिमल को मारें आपको इतनी नेकियां मिलेंगी, आप इस एनिमल को मारें तो आप कितने दर्जात बुलंद हो जाएंगे। तो मैं हंसती भी होती हूँ कि लोगों ने पता नहीं क्या तो क्या जो है कि जहन में बना के विदाउट एनी हम्म। नॉलेज जो है कि लोग चीज़ों को फैला रहे होते हैं। सही। अब देखिए, जब जंगल कट जाते हैं तो ऑब्वियसली वही एरिया जहां पर पहले वो एक एनिमल 10 साल से रह रहा है, अब वहां घर बन गया है तो वो पुराने घर की तरफ आ रहा है। अब उस राइट। पुराने घर में हमने अपना घर बना लिया है, अब उस बेचारे की जो जगह है उस पे हम जो है कि काबिज हो गए हैं। मगर वो अपने उसी एरिया की तरफ आ रहा है क्योंकि उसका मेंटल जो वो है तो वो वहां ही तक जो है कि उसको लेके जाएगा कि ये ही मेरा एरिया है। और वो अपने एरिया के गिर्द ऑब्वियसली उन्हें स्प्रे किया होता है, फेरोमोन्स होते हैं, खुशबू से वो वहां पर पहुंच जाते हैं। अब वहां लोग हैं और लोगों को उसको देख के खतरा महसूस होने लग गया है। बजाय कि आप उसको फीड कर लें या आप किसी वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल कर लें कि आप यहाँ से उसको रेस्क्यू करके ले जाएं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि रेस्क्यू मिशंस कर रहे हैं और आके एनिमल को अच्छी तरह सेफ हैंडलिंग करके लेके चले जाते हैं। मगर लोगों का ये होता है कि बस शायद हमने शेर को मार दिया तो हम जो है कि नेशन के हीरो बन के शायद सामने आ जाएंगे, तो सही। वो सारे डंडे सही। लेकर और गन्स लेकर और फिर बड़े मुझसे भी कहते हैं जी कि मैं शेर मारे सी कि मैंने जो है कि मतलब यहाँ तक हमारे लोगों का ये कि अगर शेर को मार दिया तो आप पता नहीं शायद क्या जो है कि बन गए। तो हमें जो है अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि जाहिर है जब जंगल कट जाएंगे तो एनिमल्स हमारे घरों का ही रुख करेंगे ना खाना खाने के लिए। राइट। और खाना राइट। उनको जाहिर है जंगल में नेचुरली मिल नहीं रहा तो वो आबादी की तरफ जो है कि आते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ बेचारे कूड़े में ढूंढ के खा रहे होते हैं तो फिर लोग उनको पकड़ के मार देते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अजीब किस्म का एटीट्यूड है जिसको चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। अपनी मैं अगर बात करूं तो अब तो 20-22 साल हो गए हमने जब ये घर बनाया था जहाँ से अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो उस जमाने में ये बिल्कुल शहर से अलग था। अब तो शहर बहुत फैल गया है। मैं ऑस्टिन टेक्सास की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जब हमने घर बनाया तो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको पता है स्कॉर्पियंस बहुत होते हैं टेक्सास में, राइट? तो जी। स्कॉर्पियंस बहुत निकलते थे और मेरी बेगम जो थी वो परेशान होती थी कि वो बच्चों को काट लेगा, डंक मार देगा, ये कर देगा। तो मैं उनको यही कहता था कि भाई ये तो लाखों सालों से यहाँ रह रहे हैं, राइट? इनके तो हजारों पुश्तें यहीं पली पड़ी हैं, तो उनके लिए तो ये घर है। तो हमने आके इनके घर पे कब्जा किया, इन्होंने ये हमारे घर में नहीं आ रहे, हम इनके घर में आए हैं। तो और बिल्कुल। अभी तक यहाँ पे वो निकलते हैं बाज़ औक़ात स्कॉर्पियंस। तो यही होता है कि बस बाज़ औक़ात मैं उसको उठा के बाहर फेंक देता हूँ, बाज़ औक़ात मारना पड़ता है क्योंकि वो हमारे भी वो हैं डॉगीज हैं तो उनको कर सकते हैं। लेकिन ये एहसास मुझे ज़रूर होता है कि ये घर तो इनका है, हमने आके इस पे कब्जा किया है, ये हमारे घर में नहीं आ रहे। एक और बात, जंगली जानवरों की जो हम बात कर रहे हैं तो खास तौर पे आपका एक मैंने भी वीडियो देखा था, अभी शायद आपने रिलीज किया था पेंगोलिन के हवाले से, जिसमें आपने बड़े प्यार से पेंगोलिन को गोद में उठाया हुआ है, राइट? विच टेल्स यू कि ये कोई खतरनाक जानवर नहीं है, ये बेजर जानवर है। और जानवरों को भी आप अगर उन्हें प्यार करें तो दे डू परसीव कि आप उन्हें प्यार कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल। उनके लिए खतरा नहीं है। तो पाकिस्तान में खास तौर पे पेंगोलिन के खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है, सांप और पेंगोलिन दो चीजें हैं जिन्हें वो देखते ही मार देते हैं। तो पेंगोलिन भी शायद पाकिस्तान में अब बिल्कुल एंडेंजर्ड है। मदूनगी का खतरे से, राइट? जी जी। तो इनसे अगर कभी लोगों का सामना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कहती हूँ कि पेंगुलिन जो है जितना मासूम जानवर पेंगुलिन है शायद और कोई भी एनिमल इतना मासूम ना हो। हम्म। हम्म। देखिए, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में भी यही बताती हूँ कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ को एक मकसद के लिए बनाया हुआ है। अब राइट। पेंगुलिन्स को मारने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, लोगों की बहुत ही अजीब अजीब मिथ्स हैं। पहले तो लोग ये कहते हैं कि ये शायद कब्रों से मुर्दे खाता है, बिल्कुल। इसको राइट। मार दें। राइट। मतलब लोग राइट। जो है कि उसके बारे में यही जो है कि क्योंकि वो खोदता है जमीन को, वो जमीन को खोदता है तो लोगों के जहन में ये कि वो कब्रों से जो है कि मुर्दे खाता है, ये मुर्दार है।
ये मुर्दाखोर है, इसको मार दें। अच्छा, दूसरी मिथ लोगों के उसमें ये कि हम अगर इसको मारेंगे, इसके स्केल्स उतार के बेचेंगे तो हम कहीं बिलियनर्स बन जाएंगे। तो लोगों के जहन में ये दो मिथ्स हैं। तो सबसे पहली बात तो पेंगोलिन एक इंसेक्टिवोर एनिमल है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ चींटियां और टर्माइट्स को खाता है, उसके दांत हैं ही नहीं। अगर आप उसका मुंह देखें, ऐसे लंबा सा मुंह है, उसके दांत राइट। हैं ही नहीं, तो वो किसी एनिमल को या किसी मुर्दे को कैसे खा सकता है। उसकी जुबान होती है उसके मुंह में लंबी सी, और काफी लंबी, जैसे छोटी ऑल्टो कार है इतनी लंबी उसकी जुबान जो है कि अच्छा अच्छा, अच्छी आई सी। खासी लंबी जुबान है। तो अगर आपने देखी हो, आपके इलाके में शायद हो, टर्माइट्स की बड़ी बड़ी माउंड्स होती जी हैं, जी जी। बहुत बड़ी बड़ी। अब देखें, राइट। टर्माइट्स की अगर मैं बात करूं तो सारी दुनिया टर्माइट से तंग है, क्योंकि सबसे शदीद, जो सबसे मुश्किल कंट्रोल करने वाला पेस्ट है, जो आपके घर में जब राइट। घुस जाए तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, तो वो टर्माइट्स है। तो अल्लाह पाक ने पेंगुलिन को स्पेसिफिकली टर्माइट्स खाने के लिए और एंट्स खाने के लिए बनाया हुआ। क्यों? क्योंकि वो जमीन के नीचे कॉलोनीज बनाते हैं। अब जमीन के नीचे इंसान तो पहुंचने से रहे, और पेंगुलिन को अल्लाह पाक ने डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है कि वो जमीन को खोदता है और नीचे से उनकी लार्वास को और उनकी पूरी की पूरी कॉलोनीज को एक दिन में खत्म कर लेता है। तो अगर आप पेंगुलिन्स को खत्म कर लें, तो आप यकीन करेंगे टर्माइट्स और एंट्स इतनी ज्यादा हो जाएंगी, इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि हर घर में फिर समझे कि माउंट्स उनकी बनी होंगी। तो हमारे लोगों में बस ये अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है कि हर चीज को मार लेते। तो जो मैंने वो पेंगुलिन उठाया हुआ है, वो मेरा भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है आजाद कश्मीर में, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर कंजर्वेशन के ऊपर ही काम है पेंगुलिन का। और वो जो है, उसमें कंजर्वेशन में यही है कि मैं बहुत सारे इदारों में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट जो है कि कॉलेजेस में जाकर वहाँ पे सेमिनार्स देने हैं मुझे अवेयरनेस के हवाले से कि ये मासूम है, इसको ना मारें, अगर आपको मिलता है तो आप इसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये जो है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद एनिमल है। तो जब मैं चाह रही हूँ कि जब छोटे यूथ से हम स्टार्ट करते हैं ना, छोटे बच्चों से, तो उनके जी जहन जी। में ये चीज़ रहती है, और वो उसको फिर बड़ों को भी बताते हैं कि नहीं, हमने ये सुना था, इसको हमने नहीं मारना, और वो स्टैंड लेते हैं। तो इसलिए जो है कि मेरी बस वो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसको मैंने उठाया हुआ था, और देखें ज़्यादातर वो पेंगुलिन बॉल बन जाते हैं। तो राइट राइट। वो जो है कि बॉल नहीं बना हुआ था, क्योंकि वो हम उसको खिला रहे थे, पिला रहे थे, उसके हम टेक केयर कर रहे थे, तो वो बड़ा अच्छा। मैंने एक और चीज़ जो है, लोगों को कहते हैं कि आपके हाथ में एनिमल जो है कि बहुत ही काम होते हैं। तो मैंने कहा शायद वो भी महसूस कर लेते हैं कि एक प्यार यस, करने वाला एनिमल बिल्कुल। है, तो वो भी नहीं जो है करते। अक्सर मैं सांपों को पकड़ देती हूँ, और वो खुद ही मेरे हाथों के गिर जो है कि लिपट के आराम से बैठ जाते हैं। तो वो मुझे मेरा भाई भी कहता होता है कि आप ही के, तुम्हारे हाथ में कोई एनिमल आता है तो बड़ा वो पुरसुकून सा हो जाता है। मैंने कहा उसको पता है कि मैं किस तरह उसको होल्ड राइट कर रही हूँ। राइट। मतलब हर चीज का तरीका होता है। तो ये कि पेंगुलिन जो है कि बहुत ही बेजरर सा एक एनिमल है, उसको नहीं मारना चाहिए। अच्छा, पेंगुलिन के अलावा सबसे ज्यादा खौफ जो हमारे हाँ पाया जाता है वो सांपों का पाया जाता है। सांपों का तो ये है कि देखते ही मार दिया जाता है इन्हें। और अक्सर साइंस की दुनिया पे भी लोगों के वीडियो आते हैं जी कि ये सांप मारा है, तो आप बताएंगे। मैं उनसे पूछता हूँ कि यार, सांप ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने उसको मार दिया है। तो ये इतना खौफ क्यों है, और इस खौफ को, इस रवैये को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? मैं ये सोचती होती हूँ कि जो कंजर्वेशन के लिहाज से सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट लोगों को समझाने वाला एनिमल है, वो सांप ही है। हम्म। जो डर है ना, मेरे ख्याल में ये बहुत सारी पुरानी मिथ्स के साथ जुड़ा हुआ है। जी कि जी। बचपन से ही जो है कि हम भी यही सुनते थे कि सांप ने मार दिया भी, कि वो सपनी आएगी और आपको काट देगी। फिर वो कोई राइट राइट नागमणि राइट। वाली स्टोरीज होती हैं। तो फिर सौ पता साल नहीं का वो, सांप जो है वो इंसान बन हाँ जाता जी, है, ऐसी इंसान समथिंग। बन, ये सारी की सारी मिथ्स हैं। फिर सुपेरा जो है कि आता है भी कि वो बीन के ऊपर निकलता है, तो बीन मतलब ये जितनी भी सारी की सारी मतलब बातें सब गलत हैं, सब मिथ्स हैं इनका। एक और ट्रूथ वो के साथ पाकिस्तान में मिथ एकदम है। जी जी। मनका है, वो मनका जो है बिल्कुल, वो जहर नागमणि वाला जो है, चलता हाँ है। जी। राइट कि राइट नाग जो है पता नहीं नाचता है चौदहवीं की चांद में, तो वो नागमणि, राइट। उसको ढूंढने के लिए लोग निकल जाते हैं। तो मतलब ये सारी की सारी मेरे ख्याल में ये जो चीजें आई हुई हैं, तो ये बहुत सारे ड्रामों से मेरे ख्याल में और इस तरह की चीजों से जो है कि आई हुई हैं लोगों जी को जी। देख देख के। तो मेरे ख्याल में उससे लोगों का खौफ, क्योंकि गलत चीजों को देख देख के बचपन से ही खौफ लोगों के जहन में होता है, और उनको शायद ये लगता है, जो सबसे बड़ी मिथ है कि वो हर सांप जहरीला है, कि सांप हर ही हम्म। जहरीला होता है, उसको देखते ही मार देना चाहिए।
अब आपको अगर मैं ये पिछले 10 साल की रिसर्च बताऊं, क्योंकि लोगों ने सांपों को इतना ज्यादा मारा है कि हमारी जो रोडेंट पॉपुलेशन है वो 60% राइज हुई भी है। ओ आप वाह। जिस घर में भी फोन करेंगे, आपको कहेंगे भाई चूहों ने हमारे घर का बुरा हाल कर दिया। कि हर हम्म। घर में रोडेंट्स इतने ज्यादा हैं, खासतौर पे वो लोग जिनके घर में फसलें हैं, वो मुझे फोन करके कहते हैं डॉक्टर साहबा कुछ बता दें कि चूहे हमारे घर से खत्म हो जाए। तो मैं हम्म। उनसे हंस के कहती होती हूँ कि भी आपने कितने सांप मारे हैं अपने इलाके से? तो वो कहते वो जी वो तो देखते ही मार छोड़ दें। तो मैंने कहा बस जो हल था तो उसको आपने खत्म कर दिया, तो अब राइट आप जो है राइट। कि चूहों को फिर करें। तो देखिए, सबसे जो मेन बात है सांपों के आइडेंटिफिकेशन में, कि आपका जो अपना मुल्क है, जैसे मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, आपको हम्म। बेसिकली सांपों के हवाले से, कुछ एनिमल्स के हवाले से जो आपके इलाके के हैं उनके बारे में थ्रू आउट नॉलेज होना जरूरी है। अब सही। पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में बात करें, हमारे पास 80 से 90 ही सांप हैं, इससे ज्यादा सांप हैं ही नहीं। बाकी ममालिक हम्म में बहुत ज्यादा सांप हैं, हमारे पास पहले ही कम है, उनको भी लोगों ने मार मार के खत्म कर दिया। हम्म। दूसरा, हमारे पास जो भी मेन डोमिनेंट वेनमस स्पीसीज होती हैं ना, तो हम उनको बिग के नाम से बोले जाते हैं। हम बिग फोर कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर बिग हम्म फोर हैं। जैसे इंडिया में बिग फाइव हैं, तो हमारे पास हम्म बिग फोर हैं। अब वो बिग फोर कौन से हैं, उन बिग फोर को हम पहचान लेंगे तो बाकी सारे हम कहेंगे हाँ जी ये फोर वो वाले नहीं है, तो ये सांप जो है नॉन वेनमस ही है। तो सबसे हम्म पहला होता है कोबरा, जिसको हम छजली हम्म। कहते हैं। अक्सर हम लोगों ने जो ड्रामों में भी देखते हैं, वो छजली आपको देख के वो यूं होके खड़ा हो जाता है। कि हम राइट राइट। सांप को बनाते भी ऐसे ही करके हैं कि स्नेक। तो ऑब्वियसली आप कोबरा को देख के डायरेक्टली पहचान जाते हैं, वो आपको देख के होता खड़ा इसीलिए कि मुझसे दूर रहो, मैं अटैक कर हम्म लूंगा। तो वो लोग डंडे लेके उसको मारने पहुंच जाते हैं। तो आप सांप को छोड़ दें तो वो उसी रास्ते वापस चला जाता है बगैर आपको अटैक किए, बगैर जो है। सांप, आप यकीन करें कि वाहिद जानवरों में से एक जानवर है जो इंसानों को बहुत इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनका भी शायद बिहेवियर ऐसा बन चुका है कि इंसान को देखना है तो भागना है, क्योंकि ये मुझे मार देंगे। और सांप आपको देखते ही वो इतना पैनिक हो जाता है बेचारा कि इधर उधर भाग रहा होता है किसी तरह, और हमें लग रहा होता है कि शायद वो हमें काट रहा है, हालांकि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। तो सबसे पहला तो है कोबरा। जो दूसरा सांप हमारे पास वैनमस है, तो उसको हम कहते हैं कॉमन क्रेट। वो ब्लैक एंड वाइट कलर का सांप होता है, वो काफी जहरीला होता है, क्योंकि वो आपको कोई भी, और वो गर्म इलाकों में ज्यादा पाया जाता है। तो जहाँ गर्म जगह होगी ज्यादा, तो वो वहां पर सिंध के इलाकों में, पंजाब के कुछ इलाकों में वो काफी सारे पाए जाते हैं। केपी में इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि केपी थोड़ा ठंडा इलाका है, जो हमारा नॉर्दर्न साइड है वो थोड़ा ठंडा है। तो ये जो जी जी। कॉमन क्रेट है, जिसको हम अपनी जुबान में संगचूर कहते हैं, लोकली इसको लोग टाई कड़िया कहते हैं, कि ढाई जो है कि ओवर्स में आपकी डेथ हो जाती है इसे काटने से। तो ये बहुत जहरीला है, आप देखते ही उसको पहचान लेते हैं। तीसरा आपके पास है दो, हमारे पास वाइपर्स हैं। वाइपर्स की आप इजीली पहचान कर सकते हैं, उनका जो हेड होता है वो एरो की तरह होता है। मतलब हमारे पाकिस्तान के जो मेन, मैं आपको बता रही हूँ, पूरी दुनिया के हम सांपों की क्योंकि बात नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो हमारे पास तकरीबन वाइपर्स के कुछ और स्पीसीज भी हैं, मगर वो बॉर्डर्स पे हैं। मगर बिग फोर की अगर हम बात करें तो दो हमारे पास वाइपर्स हैं। एक तो रसल वाइपर है, डुबोया रसिल उसको कहा जाता है, और दूसरा जो है सॉ स्केल वाइपर है। तो वो जो है कि ज़्यादातर कैमोफ्लॉज होते हैं, ज़्यादातर घरों में नहीं शौक से आते। तो कोबरा जी। क्रेट ज़्यादा घरों में पाए जाते हैं। वाइपर्स वगैरह जो है कि लोगों को बहुत ही रेयरली जो है कि अगर आ भी जाएं तो वो उनको मार लेते हैं, सामने देख के ही बता लेते हैं कि ये वेनमस है। तो ये चार सांप वेनमस हैं। उसके अलावा तकरीबन, मैं ये लैंड के स्नेक्स की बात कर रही हूँ, पानी के जो कुछ सांप हैं हमारे पास, 18 तकरीबन सांप है हमारे पास पानी के, मगर उनको देख के आप पहचान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे पास नॉर्मल पानियों में नहीं होते। वो आप किसी आइलैंड में, समुंदर में, या कोई इस तरह की बड़ी वाटर बॉडी में चले जाएं तो आपको शायद नजर आए से पैरों वगैरह को। तो उनकी जो दुम होती है ना, वो चप्पू की तरह होती है पीछे, जैसे और होता है ना, वो आप जब जी चप्पू जी चला रहे होते हैं, जी जी। उनकी दुम बैग से देखते हैं आप समझ जाएंगे भाई कि ये पानी का सांप है। तो क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको बनाया पानी के लिए, तो वो भी थोड़े जहरीले होते हैं। तो वो तो ज्यादा लोगों को जो है कि ऑब्वियसली इनकाउंटर नहीं हो पाते, क्योंकि वो पानी के नीचे होते हैं, वो बाहर नहीं सही आते। तो जो सही। फोर, जो बिग फोर हैं, तो वो वेनमस हैं। बाकी उसके अलावा आपके घरों में कोई भी सांप इनके अलावा आ रहा है तो तकरीबन वो नॉन वेनमस स्पीसीज होती हैं। खासतौर पे वो रैट स्नेक्स होंगे ज्यादातर, जितने मैंने देखे 90% केसेस में रैट स्नेक्स ही होते हैं जो कि लोगों के घरों में आ जाते हैं। रैट स्नेक्स क्यों? क्योंकि वो चूहों को खाते हैं। या तो रेसर आ जाएंगे, या तो कैट स्नेक्स आ जाएंगे, तो यही स्नेक्स आते हैं बेचारे, और इनको लोग मार देते हैं। तो बस ये थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। मैंने इसके हवाले से अपनी पूरी एक गाइड बनाई है भी,
जी। अभी रिसेंटली पब्लिश मैंने की है, मगर अभी दोबारा पब्लिकेशन के लिए दी हुई है, क्योंकि वो ऑर्डर इतने ज़्यादा लोगों की तरफ से आ रहे थे कि उसमें मैंने सारी पिक्चर्स के साथ आइडेंटिफिकेशन, हम्म। उर्दू में मैंने पहली गाइड बनाई है, अच्छा, जिसमें सही। मैंने बताया हुआ है कि आप देख के कैसे बता सकते हैं कि ये सांप जहरीला है, ये सांप हम्म। जहरीला नहीं है। तो वो पाकिस्तान हम्म। की सांपों के हवाले से, और मैंने लिखी उर्दू में इसलिए ताकि हर इंसान जो है कि इजीली समझ सके। सही। तो ये एक सही। छोटी सी इंशाल्लाह काविश जल्दी आ जाएगी। जी, तो ये आप एक काम कीजिएगा कि अगर आप मुझे इंफॉर्मेशन सारी दे दें कि ये बुकलेट जो है आपकी, ये किताब जो है ये कहाँ से मिल सकती है। तो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे अपने फेसबुक पे और अपने यूट्यूब चैनल पे, तो साथ फिर हम वो लिंक दे देंगे कि अगर किसी को आपकी वो इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किताब चाहिए हो, तो वो कहाँ से ऑर्डर हो सकती है। इंशाल्लाह ताला मैं जैसे मेरी पब्लिश हो जाती है तो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर कर लूंगी, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सांपों की जो अपनी बात हो रही थी वो तो घरों के हवाले से हो रही थी, लेकिन अगर हम देखें, यानी सांप जो है वो बेसिकली वो घरों में तो नहीं होते, ज़्यादातर तो सांप बाहर होते हैं। तो बाहर का जो माहौल है, ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर है, उसमें सांपों की क्या अहमियत है, या सांप क्या रोल प्ले करते हैं उसमें। देखिए सबसे पहले तो जो रोडेंट्स हैं, जिसमें सारे चूहे आ जाते हैं जो कि हमारी फसलों को बहुत ज्यादा तबाह करते हैं। जी, जी। और चूहों की मल्टीप्लिकेशन इतनी जल्दी होती है कि वो 24th डे में बच्चे देना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हम्म। 1 महीने का भी चूहा होगा तो वो मेच्योर हो चुका होता है इतना कि वो बेबीज दे सके। और वो हम्म। 8 8 10 10 12 12 बच्चे देते हैं, तभी चूहे एकदम बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। अब राइट। उनको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह पाक ने सांप बनाए हुए हैं। तो सांपों की पॉपुलेशन जब कंट्रोल में रहेगी तो और बड़े मजे की बात है, अभी रिसेंटली मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो सांप होते हैं, एक इलाके का समझे सांप है तो उसको 10 years उस इलाके में होना जरूरी है। उसको हर कोने का पता होता है कि चूहे कहाँ हैं, चूहे कहाँ नहीं अच्छा, अच्छा। है। और वो राइट। अपनी जनरेशन्स को भी ये चीज ट्रांसफर करता है, क्योंकि उसको पता हम्म। होता है कि लोकेशंस का, तो वो उसी जगह को जाके टारगेट करते हैं जहाँ पे rodents की हम्म। पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये हम्म। रिसेंटली अभी जो है कि रिसर्च में एक पढ़ रही थी। सही। तो सांप जो है कि rodents की पॉपुलेशन को जो है ऑब्वियसली कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ज्यादा फसलों में तभी पाए जाते हैं कटाई के दिनों में, क्योंकि वहाँ rodents हैं। और अक्सर हम्म। लोग जो है वहां पे आके काट रहे होते हैं, तो जाहिर है कोई सांप चूहे के पीछे भाग रहा होगा तो उनको लगता है कि शायद मेरे पीछे भाग रहा है, तो वो उस बेचारे को पकड़ के मार सही। देते हैं। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि जैसे सांप अगर आपके सामने आता है आप पैनिक ना करें। मेरे साथ हमेशा फील्ड में ऐसा होता है, बहुत बार आ जाते हैं सामने स्नेक्स, वेनमस भी आ हम्म। जाते हैं। जी, तो जी। आप वहां ही खड़े हो जाएं, हम्म। आप पैनिक ना करें। कितनी बार इससे हुआ है कि हमने पैनिक नहीं किया तो कोबरा सामने आ गए थे, मैंने कहा कि आपने हिलना नहीं है, क्योंकि आप हिलेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो अटैक कर लेंगे, पैनिक हो गए। हम्म। तो वो खुद ब खुद अपनी हुड नीचे करते हैं और अपने रास्ते पे चले जाते हैं, राइट। बहुत ही राइट। इजीली। उनको जब थ्रेट राइट। फील नहीं हो रहा होता तो वो आराम से वापस चले जाते हैं। तो यानी उनको शौक नहीं हम्म। होता हमें अटैक करने को, मगर हम जो हैं कि बस उनको मारने के लिए भागे जा रहे होते हैं। राइट। 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 जी, वो मैंने अभी जिक्र किया था कि ऑस्टिन के बाहर सबर्बन एरिया में घर है, तो मैं सुबह शाम वॉक के लिए निकलता हूँ। तो इस इलाके में भी सांप बहुत हैं, और वेनेमस सांप भी काफ़ी सारे हैं। जी जी कोरल बिल्कुल। स्नेक मुझे अक्सर नज़र आते हैं, और तो कई स्नेक जो, जिन्हें रैट स्नेक्स कहा जाता है, जो सिर्फ ये हम्म। रोडेंट्स वगैरह खाते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अगर उन्हें इग्नोर कर दें तो उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके जो बिल्कुल ही। एनवायरनमेंट है, उनका जो एक माहौल है, उसमें इंसानों की कोई अहमियत नहीं है। वो अपने जो बिल्कुल, हम कहते हैं शिकार अपने है काम वो से उसकी काम तलाश रख में के होते हैं। जा रहे एग्जैक्टली। होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, तो अगर ये तो हो गया कि अगर सांप सामने आए तो क्या करना चाहिए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को सांप काट ले, तो उस सूरत हम्म। में क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपने ये करना है, जब मैं कहती होती हूँ कि अगर आपको सांप काट ले, क्योंकि काट तो उसने दिया है, ये पता होना चाहिए कि किस सांप ने काटा है। वेनेमस थी स्पीसीज के नॉन वेनेमस, क्योंकि नॉन वेनेमस भी बाइट कर लेते हैं, मगर वेनेमस का जो बाइट है सामने पता लगता है कि दो सुराख हुए हुए होंगे, उनके फैंग्स होते हैं। नॉन वेनेमस के फैंग्स नहीं होते, आपको वो पूरा जैसे किसी बच्चे ने काटा ना तो 5 7 दांत लगे होते हैं, जब पांच हम्म। सात दांत लगे हुए हैं तो आप समझ जाए कि वो नॉन वेनेमस सांप था। अगर अच्छा, दो ही सही। दांत लगे सही। हुए हैं तो बस समझ जाए कि वो, फिर आपके पास क्योंकि उसके फैंग्स हैं तो वो वेनेमस है। हम्म। तो आपने हम्म। उसको देख लेना है जरूरी से, मतलब गौर से, कि ये किस तरह का दिखता है, कलर क्या है, काट तो उसने दिया राइट। है।
अक्सर लोग गलती ये कर लेते हैं कि बहुत ही टाइट करके कोई कपड़ा इतनी जोर से बांध देते हैं कि वो जगह को गैंग्रीन करके छोड़ लेते हैं, कि वो इतना टाइट बांध लेते हैं कि वो जगह सारी ब्लू होती है, मसल्स, और मतलब वो ब्लड नहीं पहुंच रहा होता है और गैंग्रीन होता है और बाजू पूरी काटनी पड़ती है। तो जितना जल्दी हो सके हमें जो है कि हॉस्पिटल ऑब्वियसली पहुंचना चाहिए, डॉक्टर्स को भी बताएं कि इस तरह का सांप था, ये कलर था, मुझे जो है कि बाइट कर लिया है। तो डॉक्टर्स ऑब्वियसली अगर वहाँ एक्सपर्ट हैं वो समझ जाएंगे, क्योंकि दो किस्म के अब आपके पास वो हैं, आप समझेंगे, कुछ एलिफिड्स हैं कुछ वाइप्रिड्स हैं। वो समझ जाएंगे कि अगर आपका हाथ जो है, आपकी सांस फूल रही है, या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग उस जगह पे नहीं है, तो ब्लड लॉस बहुत नहीं हो रहा, तो वो समझ जाएंगे कोई न्यूरोटॉक्सिक सांप ने काटा राइट। है। राइट। मगर अगर आपका जो है कि स्वेल हो जाता है बहुत ज़्यादा हाथ, और हर जगह से ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा, वो समझ जाएंगे हीमोटॉक्सिक सांप है। मतलब ये दो किस्म के अलग हैं, वो डॉक्टर्स देख के समझ आते हैं, फिर कुछ टेस्ट वगैरह रन करते हैं। मगर उस टाइम पर क्योंकि वो काट चुका है, तो बस कोशिश ये करनी है कि आप पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक होते हैं तो हार्ट बहुत जल्दी पंप करता है। राइट। हार्ट जब राइट। जल्दी पंप होगा तो ब्लड उतनी ही तेजी में बॉडी में फ्लो होगा, और वेनम उतनी ही जल्दी स्प्रेड होती है बॉडी के अंदर। तो टॉनिक वेंट भी नहीं बांधना, अगर बांधेंगे भी तो बहुत ही लाइट सा करके जो है, और कट नहीं लगाएं। बहुत सारे लोगों को, अब मुझे बचपन का याद आता है कि हम छोटे होते थे, हमें एक दफा स्कूल में आके किसी ने ट्रेनिंग दी, उनने भी हमें ये बताया कि आपने जो है 4 इंच जो है कि लंबा कट लगाना है, 2 इंच गहरा कट लगाना है, और फिर आपने उसको मुंह से सक करना है। उस दिन भी मैं ये सोच रही थी कि हमें ये ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने इतना बड़ा कट लगाना है। तो जब बाहर जाकर और ये चीजें देखी कि ये सबसे ऑड जो है और सबसे गलत चीज है कि राइट। कट लगाना और सक कर लेना, क्योंकि अगर आपके अपने मुंह में कोई इंजरी है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में या कहीं इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है कोई इंजरी है, तो वो वेनम आपके अंदर चली जाती है और आप मर राइट। जाते हैं। तो उस राइट। टाइम पे राइट। ना राइट। सक करना है ना ही कट लगाना है, बहुत लाइट सा टॉनिक वार्ड जरूर बांध लें, बहुत कस के ना बांधे, लाइट सा बांध लें। मगर आप जितना जल्दी हो मेडिकल हेल्प के लिए ज़रूरी वहां पर पहुंच जाएं और उनको बता लें इस तरह, तो वो जिस तरह आपके पास टेस्ट रन करेंगे, तो उसके बाद जो है कि वो पता लग जाएगा, और आपको बस राइट। एंटीवेनम्स वगैरह वो देंगे तो आप एकदम ठीक हो जाएंगे। आजकल तो बहुत ईजी है, पोलीवैलेंट एंटीवेनम्स हैं, तो वो जितनी भी सांपों की स्पीसीज हैं सबके लिए जो है कि चल रही होती हैं। तो किसी भी सांप की स्पीसी ने आपको काटा हो तो वो उसके वेनम के इफेक्ट को जो है कि ख़त्म कर लेती हैं, तो इंशाल्लाह फिर राइट। बेहतर हो जाएगा। मगर लोग बस बहुत पैनिक हो जाते हैं, वो खौफ से जल्दी मर जाते हैं। तो राइट। सांप के जहर से नहीं बल्कि खौफ से मर जाते हैं। जी, जैसे आपने बताया था कि पाकिस्तान में तो वैसे ही वेनिमस जो सांप हैं वो गिनती के हैं, तो बिल्कुल। यू नो उनके जो एंटीडोट है वो मैसर होना आसान होता है। यहाँ हम्म। टेक्सास में काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं सांपों की, तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे थोड़ा सा ज़्यादा मसला होता है। तो बस यही बिल्कुल है। और आजकल जैसे आप कह रही थी ना कि अगर इंसान पैनिक ना हो, खौफ हम्म। से अगर हाथ पाँव ना फूल जाएं, तो ऑलमोस्ट हर शख्स के पास आजकल सेल फोन होता है, राइट, स्मार्टफोन होता है। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपको वक्त है, आप सांप की तस्वीर ले लें और वो तस्वीर हम्म। लेके डॉक्टर को दिखा दें, तो फौरन उनको पता चल जाएगा कि कैसा सांप था, बिल्कुल और वो बिल्कुल। उसका जो एंटीडोट है, जो कुछ भी उन्होंने एंटीवेनम लगाना है वो लगा देंगे। अच्छा, ये तो सांपों की बात हुई। आपका इंसेक्ट्स के बारे में बहुत नॉलेज है, तो इंसेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए कि इंसान के लिए और नेचर में इंसेक्ट्स का क्या किरदार होता है, और ये क्यों ज़रूरी है। इंसेक्ट्स की अगर बात करूं, तो अगर मैं सिर्फ इंसेक्ट्स की अगर बात करूं, क्योंकि हमारे पास समझेंगे इंसेक्ट एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो इंसेक्ट्स अगर आप दुनिया में देखें तो 85% जो है कि इंसेक्ट्स हैं। यानी हमारी पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो अच्छा, ये मतलब एटी फाइव स्पीशीज का काउंट परसेंट बता रहे हैं आप। हाँ, मतलब टोटल जो दुनिया में पॉपुलेशन है जी समझें, जी। जी जी। उसमें समझें आपके पास मैमल्स को ले लें, बर्ड्स को ले लें, फिश को ले लें, जितनी भी मखलूकात हैं समझें, दुनिया की मखलूकात की बात करें, उसमें समझें 85% हमारे पास जो है कि आर्थ्रोपॉड्स हैं, जिसमें इंसेक्ट्स और ये जो जॉइंट एनिमल्स, जॉइंट बॉडीड एनिमल्स हैं, आर्थ्रोपॉड्स का बहुत एक बड़ा ग्रुप है, उसमें फिर एक इंसेक्ट का ग्रुप है। तो 85% है हमारी दुनिया का ये इंसेक्ट्स। तो यानी सबसे पहले तो ये सोच में आता है ना कि अल्लाह पाक ने 85% इनको रखा है, और फिर हमें बाकी थोड़े से परसेंट के लिए बचा के रखा है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले ही सोच आती है कुछ ना कुछ तो है कि अल्लाह पाक ने इनको इतना ज्यादा हम्म। क्यों बनाया हुआ हम्म। है। आप देखिए, सबसे पहले तो मैं बचपन में मैं सोचा करती थी कि
कि जो जंगल हैं इतने साफ रहते हैं, जंगलों को साफ कौन करता है। हम्म। अब आप हम्म। अगर ये देखें कि जंगलों में आप देखें कितने एनिमल्स हैं, कितने एनिमल्स मरते हैं हमें नहीं पता, कितने एनिमल्स एवरीडे ढंग करते हैं हमें नहीं पता, राइट। कितने दरख्त हैं हमें नहीं पता। अब उन सब का कंट्रोल अल्लाह पाक ने इंसेक्ट्स को दिया हुआ है। अगर कोई हम्म। एनिमल मर रहा है उसको इंसेक्ट्स खा रहे हैं और वो खत्म कर रहे हैं बॉडी के, मतलब जितना भी मरा हुआ जो मवाद है वो हम्म। खत्म कर रहे हैं। जितना डंग है दुनिया का, मतलब सारे हम्म। आप उसको देखें जितना गंद है, वो सारे के सारे इंसेक्ट्स जो है कि उसको खा रहे हैं। जो डंग बीटल्स वगैरह की अगर बात कर लें, कोलियोप्टेरन हम्म। सबसे बड़ा ऑर्डर है इंसेक्ट्स में बीटल्स हम्म। का। तो बीटल्स की हम्म। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि सारा गंद राइट। दुनिया का खाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने उनको दी हुई है। फिर अगर आप बात कर लें पॉलिनेटर्स की, यानी आप हम्म। देखें कि दुनिया की हम्म। 85% पॉलिनेशन जो है हनी बीज और ये डिफरेंट इंसेक्ट्स कर रहे हैं। आप अगर इंसेक्ट्स को हटा लें तो आपके पौधे जो हैं कि फ्रूट्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। लेपिडोप्टेरन जिसमें बटरफ्लाइज मॉथ्स वगैरह हैं, आप उनको निकाल दें बीच में से तो आपकी पॉलिनेशन ही नहीं होगी। तो अभी राइट। बहुत जो है कि मैं कहती हूँ कि दुनिया के जो बड़े बड़े काम हैं अल्लाह पाक ने इंसेक्ट्स को दिए हुए हैं, और अगर इंसेक्ट्स नहीं है तो हम भी नहीं है, कि वो काम हम नहीं कर सकते जो कि हम्म। इंसेक्ट्स कर रहे होते हैं। तो मैं हम्म। यही सोचती हूँ कि अभी बहुत सारे लोग पॉलिनेटर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो पॉलिनेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जाहिर है पौधे नहीं होंगे तो फिर एनिमल्स नहीं होंगे, और फिर साथ हम भी नहीं होंगे। तो इंसेक्ट्स राइट। का होना इतना जरूरी है कि मतलब अगर आप हर छोटा छोटा मतलब आप हर छोटे पार्ट को उठा के देखें ना, उसको अल्लाह पाक ने एक इंसेक्ट के हवाले किया हुआ है। जमीन के नीचे हम्म। आप देखें वुड्स को कौन खत्म कर रहा है, आप देखें टर्माइट्स के अपने काम हैं, वो जो जमीन हम्म। के ऊपर इतनी वुड गन जमा होता है उसको वो खा के खत्म कर रही हैं। हम्म। डंग हम्म। है तो बीटल्स का काम लगाया हुआ है, पॉलिनेशन है तो बाकी इंसेक्ट्स का काम है। तो इसी तरह बहुत सारी चीजों के जो है काम अल्लाह पाक ने इंसेक्ट्स के हवाले किया हुआ है। तो मैं ये राइट। कहती होती हूँ कि इंसेक्ट्स को तभी अल्लाह पाक ने इतना ज्यादा बनाया है कि उनके जिम्मे अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े काम लगाए हुए हैं, और होते छोटे से हैं मगर काम उनके बहुत बड़े हैं। जी जी। तो मुझे एक बायोलॉजिस्ट है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, एंटोमोलॉजिस्ट, जिसने कहा था कि मुझे तो ये लगता है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा बीटल्स पसंद हैं क्योंकि बीटल्स की इतनी स्पीशीज़ हैं राइट, कि हर किस्म की एनवायरनमेंट बिल्कुल। में आपको बीटल ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल यही बात है। अब बीटल्स की मैं वही कह रही हूँ कि इंसेक्ट के ऑर्डर में कोलियोप्टेरन्स जो बीटल्स हैं सबसे ज्यादा बीटल्स हैं, क्योंकि बीटल्स के जिम्मेदार ने बहुत डिफरेंट काम लगाए हुए हैं। और मैं जब लंदन में काम कर रही थी तो वहां मैंने ऐसे ऐसे स्पीसीज बीटल्स की देखी, और सुबहान अल्लाह बंदा कहता है कि मैंने कहा ये कैसा बीटल है, ये कैसा राइट। बीटल है। मतलब अजीब अजीब किस्म की जो है कि डाइवर्सिटी है, और मतलब इंसेक्ट्स में हर चीज की डाइवर्सिटी देखें तो आपको अल्लाह पाक की कुदरत नजर आती है कि देखें कि ये रिलेटेड है मगर इसका और काम है, इसका और काम है, इसको अल्लाह ने और काम दिया हुआ है, इसका और है। तो मतलब इंसान कहता है कि शायद मतलब हमें अशरफुल मखलूकात बनाया गया है इसलिए कि हम इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि अल्लाह पाक ने कितनी चीज़ें बनाई हुई हैं जिनको हमें गौर करने का कहा गया है। तो हमें हर चीज़ में अल्लाह पाक की कुदरत नज़र आती है, मगर ये कि वो आंख चाहिए देखने वाली, कि वो आंख हमारे पास नहीं है मतलब जो देख सके हर चीज़ के अंदर अल्लाह पाक की कुदरत। तो इंसेक्ट्स जो हैं इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी शायद यही सोच रही हूँ कि अल्लाह पाक को बीटल्स बहुत पसंद है। अच्छा, आपने जिक्र किया था वाइल्ड फोटोग्राफी का, और ख़ास तौर पे मैक्रो फोटोग्राफी का, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सॉरी। मेरा जो है मैक्रो फोटोग्राफी में मेरा काम ये है कि मैं बहुत ही छोटे कोई इंसेक्ट हों तो उनकी बहुत ही क्लोजअप शॉट्स वगैरह मैं लेती हूँ। मैं आपके ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी साथ लिख के सारा। तो वो जो है कि मेरा अपना एक स्टूडियो है मैक्रो स्टूडियो के नाम से। और क्योंकि पाकिस्तान में ये काम कोई भी नहीं कर रहा तो बाहर मैंने सीखा था, और मैंने ये कहा था कि हमारे जो टेक्सोनोमिस्ट काम कर रहे हैं बहुत अच्छे रिसर्चर्स हैं, बहुत अच्छी रिसर्चेज हो रही होती हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, नई स्पीसीज आ रही हैं, मगर क्योंकि फोटोग्राफी अच्छी नहीं है पिक्चर्स इतनी बुरी होती हैं कि वो पेपर्स आगे से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैक्रो फोटोग्राफी का सबसे पहले तो काम है कि टेक्सोनमी जो है यानी कि जो इंसेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन है, एनिमल्स की जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो चीज़ यानी अब एक चींटी है उसकी आंख कैसी होगी,
चुंटी है, हम्म। उसका मुंह कैसा है। तो वो चीजें जो है कि मैं मैक्रो फोटोग्राफी में क्लियर करके बता रही होती हूँ कि उसकी आप छोटा सा कोई इंसेक्ट है, जैसे अभी अगर आपने फ्रूट फ्लाई देखी हो जिसको ड्रोसोफिला कहा जाता है, अक्सर हमारे राइट। फ्रूट्स पे होती है, तो उसकी फोटोग्राफी करके जो है कि मैं, हालांकि वो छोटी सी होती है मगर आप जब उसको करीब से देखते हैं तो आपको उसके अंदर पूरी एक दुनिया है उस एक छोटे से इंसेक्ट के अंदर। उसका माउथ कैसे बना हुआ है, उसकी आईज कैसी हैं, उसकी लेग्स कैसी हैं, उसके बाकी कैरेक्टर्स। तो बेसिकली ये जो मेरा मैक्रो फोटोग्राफी का काम है, पाकिस्तान में वापस आके बाहर भी बहुत सारे म्यूजियम्स के साथ में काम कर रही होती हूँ टैक्सोनॉमी के ऊपर। तो वो यही है कि यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी हेल्प कर सकूँ। वो जो है कि मुझे अपने स्पेसिमेंस भेजते हैं, मैं ऑर्डर लेती हूँ उनके स्पेसिमेंस की, मैं मैक्रो फोटोग्राफी करती हूँ और उनको फिर मैं वापस भेजती हूँ। तो मैक्रो फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी है, 8 साल हो गए हैं तकरीबन मेरे मैक्रो फोटोग्राफी करते करते। तो काफ़ी आप इन्हेंस कर लेते हैं अपने स्टूडियो को भी और उसको भी। तो बस ये मेरा एक छोटा सा है जिसमें मैं बच्चों की, स्टूडेंट्स की और टीचर्स वगैरह की हेल्प कर रही होती हूँ, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर अभी। सही। तो इसके लिए मतलब आपका वो पहले स्पेसिमेन को प्रिपेयर करना होता है, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप में रख के आप ये करती हैं। कैसे होता है नहीं, मैक्रो फोटोग्राफी का काम? जो मैक्रो फोटोग्राफी का अगर आप देखें, इसमें काफी जो है कि डिटेल है कि हम्म। पहले माइक्रोस्कोप्स हुआ करती थी कि बहुत छोटा जो है इंसेक्ट आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे। मगर अब क्योंकि साइंस ने तरक्की कर ली, अब लेंजेज ऐसे आ गए हैं कि आई सी, मैक्रो आई सी। लेंजेज होते हैं। तो मैक्रो लेंजेज को आप जो है कि रखते हैं, लगाते हैं किसी कैमरा के आगे, और फिर वो वहां पर लाइटनिंग और इन चीजों को फिक्स करते हैं, देखते हैं, तो वो आपको फिर बहुत ही प्रिसाइज इमेज देते हैं। तो फिर आप जो है एक इमेज, एक जो पिक्चर है उसकी तकरीबन आप 60 शॉट्स लेते हैं डिफरेंट एंगल से, आई सी, और फिर आई उन सी। 60 शॉट्स को साथ जोड़ते हैं। यानी आप 60 to 100 पिक्चर्स लेंगे, एक आंख की अगर समझे आप ले रहे हैं, उन 100 पिक्चर्स को आप साथ जोड़ते हैं तो उसको स्टैकिंग कहा जाता है। वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि स्टैक करते हैं। तो फिर वो जो एक क्लियर पिक्चर मिलती है ना, बहुत ही एक क्लियर पिक्चर, तो वो बहुत ही मतलब प्रिसाइज और बहुत ही जबरदस्त जो है कि एक पिक्चर होती है। तो वो फिर उसको हम फाइनली क्लीन करके और फिर प्रोसेस करके तो फिर आगे जो है कि एक भेजते हैं कि ये अब हमारे पास एक प्रॉपर जबरदस्त सी टैक्सोनॉमिक फिगर आ गई है जो कि हम रिसर्च के लिए यूज करते हैं। उसके लिए तो फिर कैमरा भी जाहिर है, मतलब एक तो लेंस है आपको, मतलब मैक्रो हम्म। लेंस चाहिए। अ, उसके अलावा कैमरा भी जो है उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी हो कि वो इतनी फाइनर डिटेल जो है उसको कैप्चर कर सके, राइट? अच्छा, कैमरा बेसिकली जो मैक्रो फोटोग्राफी है, मैं ये कहती होती हूँ कि कैमरा पे इतनी डिपेंड नहीं करती, लेंस पे डिपेंड करती है। अच्छा, कि अच्छा। आपके पास लेंस अच्छा हो, आपके पास नॉर्मल में डीएसएलआर हो, आगे आप बहुत हम्म। अच्छा एक लेंस लगा लें तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि अच्छा, अच्छा, लेंस अच्छा, बहुत सही। महंगे होते हैं, अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते राइट, हैं लेंस। राइट, मैंने भी राइट, अपना राइट, सेटअप राइट। जो है तकरीबन इट टुक मी अराउंड 9 इयर्स के मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपना स्टूडियो मैंने बनाया, क्योंकि अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं लेंस। तो आप थोड़ी राइट, थोड़ी राइट। सेविंग को जमा करके लेंस बाय करते हैं। जब आप एक अच्छा लेंस बाय कर लेते हैं तो फिर मसला नहीं होता, फिर आप जो है बहुत अच्छी तरह वो काम कर रहे होते हैं। सही, सही। अच्छा, आपने जिक्र किया था यही मैक्रो फोटोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में ही कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और म्यूजियम्स के साथ भी काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कोलैबोरेशन कहाँ कहाँ पे है और वहाँ पे आप क्या काम कर रही हैं? मैंने अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में भी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। लंदन जो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में मैं 2-3 साल काम कर चुकी हूँ। इसके हम्म, अलावा मैं हम्म, कनाडा में मैकगिल यूनिवर्सिटी में काम किया है, कैनेडियन नेशनल कलेक्शंस में काम किया है, जापान में ओइस जो है ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी मैंने काम किया। इन सब हम्म, के ऊपर जो है कि ऑब्वियसली बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं इंसेक्ट्स के ही बेसिकली जो है। हम्म, तो उसके ऊपर हमारा टेक्सोनॉमी पे ही काम होता है। तो मैं ऑर्थोप्टेरा स्पीसीज फाइल की मेंबर हूँ, एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम्म, वहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं मैक्रो फोटोग्राफर हूँ। तो मुझे हम्म, जो है कि ज़्यादा फिर वो प्रेफर करते हैं कि वो बंदा जो कि हाईली स्किल्ड है इस काम में और हमारा काम जो है हम्म, कि कर सकता है। तो फिर तो हम्म, कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि मैं फिर जो म्यूजियम की जो डिजिटाइजेशन है या डिफरेंट टेक्सोनमिक डिजिटाइजेशंस हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो जाके कर रही होती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, मगर ये कि उनकी मतलब टेक्सोनमी के एक्सपर्ट्स के अंदर जो है मैं साथ सही। उनकी कोलैबोरेट कर रही होती हूँ और जो है काम कर रही हूँ। तो ज़्यादा हमारा टेक्सोनमी के ऊपर ही होता है। वही एक इंसेक्ट क्या
आइडेंटिफिकेशन, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर्स हैं जिससे स्पीसीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो फिर हम उनकी हम्म। फोटोग्राफी वगैरह कर रहे होते हैं। और फिर म्यूजियम के स्पेसिमेंस को हम अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि बिलियंस ऑफ स्पेसिमेंस जो हैं कि पड़े हुए होते हैं म्यूजियम्स में जो कि डिजिटाइज नहीं होते, तो फिर राइट उनकी राइट। कोशिश यही होती है कि ये डिजिटाइज्ड हों। और मतलब जितना ज़्यादा अच्छा, मैंने सबसे पहले जो डिजिटाइजेशन की थी पाकिस्तान की थी, कि अच्छा। पाकिस्तान के बहुत सारे स्पेसिमेंट्स थे, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपनी कंट्री की करूंगी, उसके बाद फिर सही दूसरी। तो उनने कहा सही। ठीक है, तो माशाल्लाह हमारी 79 to 89 स्पीसीज थी जो कि हमें कहीं हम्म पता ही नहीं था कि यहाँ पर हो भी सकती हैं, जो हम्म बाहर हम्म। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन में पड़ी हुई हैं। तो वो मैंने सबसे पहले डिजिटाइज की थी, और अब वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, कोई भी अपने घर में बैठ के देख सकता है ओएसएफ के ऊपर के हाँ जी ये चीज़ें हम्म। हैं, ये स्पेसिमेन है, सात तस्वीरें हैं। और जो भी अपने टेक्सोनॉमी के लिए यानी साइंटिस्ट काम करना चाहते हैं वहां से ही पिक्चर लेके तो अपना काम कर सकते हैं। सही सही। अच्छा, ये डिस्कशन में आपने एक जिक्र किया था ऑर्डर का, तो वो थोड़ा सा वजाहत कर दें कि ये ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देना नहीं है, ये एक टर्म है, तो उस टर्म की जरा जी वजाहत जी करें। बिल्कुल। अच्छा देखिए, हम जब टेक्सोनॉमी की बात करें होते हैं तो इंसेक्ट्स की भी फैमिलीज होती हैं, जी फिर जी। फैमिलीज में ऑर्डर्स होते हैं, फिर ऑर्डर्स के अंदर और हम जो है कि जेनरा, जीनस, फिर उसके नीचे जो है कि स्पीसीज वगैरह जो है कि आ रही होती हैं। राइट राइट तो राइट। ऑर्डर जो है कि वो उसमें एक ग्रुप के जो है कि डिफरेंट इंसेक्ट्स या कोई भी एनिमल्स वगैरह आ रहे होते हैं जिनके एक जैसे मतलब ये कैरेक्टर सेम। इनकी वो है, क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है, राइट। हाँ जी जी बिल्कुल। जी जी जी, सही 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 सही। अच्छा, तो आपने ये जो इतनी आपकी रिसर्च है, तो आपने कोई पब्लिकेशंस भी की हैं? पब्लिकेशंस काफ़ी सारी हैं मेरी, मगर अब मेरा जो फोकस ज़्यादा है, जी। क्योंकि ये मैं समझ सकती हूँ कि जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ लोग नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ते। हम बाहर भी थे तो वो यही कर रहे होते थे कि सबसे ज़्यादा मसला यही होता था कि आप PhDs कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, मगर आपके घर वालों को भी नहीं पता होता आपने क्या किया हुआ है। सही सही। तो मैं मेरा जो ब्रेन था, फिर मैं थोड़ा सा ये सोचती थी कि क्या फायदा है, मैं मतलब जो काम कर रही हूँ, जब मेरा काम किसी को फायदा नहीं दे रहा तो मेरा क्या मकसद है इतना पढ़ने हम्म का। तो फिर हम्म। मैंने ये कोशिश कब करना स्टार्ट कर ली कि मैं बुक्स लिखना स्टार्ट करूँ, कि मैंने अच्छा, पब्लिकेशंस सही। पे थोड़ी कम पढ़ ली, मैंने बुक्स की तरफ आ गई हूँ। जैसे मैंने कहा अभी मैंने गाइड लिखी है, इसके अलावा मैं मैमल्स ऑफ हम्म पाकिस्तान पे बुक तकरीबन कंप्लीट कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। एक सिर्फ और सिर्फ कायरोप्टरा जो ऑर्डर है चमगादड़ों का वो रह गया है, हम्म। उसके लिए मुझे थोड़े से कुछ एक्सपर्ट्स चाहिए जिनकी पिक्चर्स वगैरह मुझे चाहिए होंगी, क्योंकि बैट्स की बहुत सारी स्पीसीज हैं पाकिस्तान में। सही तो कुछ सही। ही लोग बस काम कर रहे हैं, तो वो एक ऑर्डर रह गया है। और एक रोडेंशिया का है जिसमें, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, रोडेंट्स हैं जो कि डेटा डेफिशिएंट हैं, तो कुछ डेटा हम्म। जमा करना काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने फिर पब्लिकेशंस को करके तो मैं अब थोड़ा बुक्स की तरफ आ गई हूँ। फ्री सेमिनार्स और बच्चों को अवेयर करना, और ये छोटी मोटी जो मतलब ये है ताकि मतलब लोगों को थोड़ा बहुत कम से कम समझें कि अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरी कोई वीडियो देख के अगर कोई एक बंदा भी किसी एक एनिमल को सेव कर लेता है तो मेरा काम हो सही गया। सही। तो मेरी बस ये थोड़ी सी वो है कि आपका काम ऐसा हो कि लोग आपको पहचाने उस काम से। तो इसलिए हम्म। फिर अब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा जो है पब्लिक को इंगेज करूं कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ के अंदर। और मैं भी यही सोच रही हूँ कि बच्चों को लेके पहले चलूंगी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका माइंड बहुत ज़बरदस्त होता है, वो चीज़ों को जल्दी सही लर्न भी कर लेते हैं और सही। पिक भी कर लेते हैं और उनको वो चीज़ें याद भी रहती हैं। तो मैंने अभी बहुत सारे कोर्सेज, मेरी इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि मैं डेवलप कर रही हूँ जिसमें हम्म। बच्चों को वाइल्ड में लेके जाके और उनको जो टेक्निक्स हैं और ये सारा कुछ सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अभी आपने बैट्स का जिक्र किया था, चमगादड़ों का। तो पहले जो हमने बात की थी कि सांप या पेंगोलिन के हवाले से हमारे यहाँ बहुत से ऐसे तोहमात हैं, राइट, कि ये नुकसानदेह हैं या इनको फौरन मार देना चाहिए। बैट्स के बारे में भी हमारा यही रवैया है कि बैट्स को लोग देखते ही डर जाते हैं उनसे, कि वो पता नहीं क्या कोई खौफनाक चीज़ आ गई है। हालांकि बैट्स तो आमतौर पर सौए और चंद बैट्स जो हैं जो खून पीती हैं, लेकिन वो तो शायद पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में ये तो वो तो ज़्यादातर है नहीं है, पाकिस्तान फूड में बैट्स नहीं हैं, है बिल्कुल। राइट राइट। तो बैट्स तो बिल्कुल एक बेज़र किस्म का जानवर है, और लेकिन हमारे यहाँ उसके खिलाफ भी बहुत बहुत से मनफी जज्बात बिल्कुल पाए बिल्कुल। जाते हैं।
बिल्कुल। देखिए बैट्स जो हमारे पास तकरीबन पाकिस्तान में 56 स्पीसीज हैं बैट्स की अभी तक, जो जिन पर काम हुआ है, और भी हो सकती हैं। मगर अभी तक जितनी स्पीसीज हैं 56 ही जो है रिकॉर्डेड हैं। अब जो है जो बैट्स हैं, देखिए अभी मैंने ये बात की कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ को एक मकसद के लिए बनाया है। अब इंसेक्ट्स 85% हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए ना। तो अब अल्लाह पाक ने जो बैट्स हैं वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई हैं। हम्म तो बहुत सारी बैट्स जो हैं वो इंसेक्टिवोर्स होती हैं, वो इंसेक्ट्स को खाती हैं, उनके एग्स को खाती हैं, उनकी जितनी पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल कर रही होती हैं। और बहुत हम्म सारे इंसेक्ट्स जो कि रात को निकलते हैं, जो कि डेंजरस होते हैं, उनको बैट्स खा रही होती हैं। इसके अलावा फिर वो बहुत सारे फ्रूट्स खाती हैं, और जब राइट फ्रूट्स खा के वो यहाँ वहाँ जब उड़ती हैं, उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, तो वहां पर वो फ्रूट के ट्रीज ग्रो राइट होते हैं। राइट राइट मतलब राइट हर चीज का एक एक साइकिल अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है। सही एक चीज किसी न किसी तरह दूसरे को कंट्रोल कर रही है, तो ये हमारे पास एक पूरा फूड वेब है कि एक चीज दूसरे के साथ लिंक्ड है, दूसरी तीसरे के साथ लिंक्ड है। तो ये राइट सारे का सारा सर्कल जो है कि लिंक है। तो बैट्स जो खून पीने वाली बैट्स हैं वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। और राइट जो राइट ज्यादातर लोग इसलिए भी डर जाते हैं कि बैट से रेबीज होता है। तो रेबीज यस के केसेस यस अभी तक जो है राइट कि बैट से नहीं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा केसेस जो है, मैंने मेरी नजर में तो कोई भी केस ऐसा नहीं गुजरा कि पाकिस्तान में बैट के काटने से जो है कि रेबीज हुआ हो। कनाडा में जरूर अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जिसको लोग जरा ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे। मगर पाकिस्तान के अंदर रेबीज के केसेस के अंदर देखा जाए तो बैट्स की तरफ से रेबीज के केसेस इतने ज्यादा नहीं है। डॉग्स की तो तरफ से वैसे जरूर होते। जी सॉरी कोई बात कर रहा जी हूँ जी। तो मतलब बैट्स में रेबीज उनमें भी होती है जो इंसेक्ट्स खाती हैं या जो फ्रूट्स खाती हैं। आई थॉट कि सिर्फ जो कार्निवोर्स हैं या जो गो खून पीती हैं सिर्फ उन्हीं में चांस होता है रेबीज का। इज दैट नॉट ट्रू? अच्छा चलें, बड़े मजे की बात, आपने रेबीज की बात की। देखिए जी हमें सबसे पहले देखना कि रेबीज है क्या चीज। जी रेबीज एक ऐसा वायरस है जो कि आपके ब्रेन की जो मेनिंजीज हैं, जो कि अल्लाह पाक हम्म, ने प्रोटेक्टिव लेयरिंग ऊपर बनाई है, 3 लेयर्स होती हैं हमारे दिमाग के ऊपर, उसको जो है कि कंट्रोल करता है। मतलब उसको जाके खाने लग जाता है और खराब करता है। अब जी रेबीज का वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ थूक में पाया जाता है, और आपकी बॉडी में नहीं होता। उसको लॉकजा भी कहा जाता है रेबीज को, या हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो जानवर पानी से डर जाता है, हम्म या पानी को देख के भागता है, इसलिए उसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। तो अब इसके पीछे जो है कि एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अब देखिए जब एक एनिमल को रेबीज होता है, हम चले समझे डॉग की बात कर लेते हैं। हम्म अ, अब देखिए एक डॉग को समझे रेबीज है, हो चुका है। अब वो डॉग का जो कुछ डेज के बाद जब रेबीज का वो ग्रेड हम देखते हैं कि ग्रेड ए है, बी है कि सी है, जब हम्म समझें कि उसको रेबीज अच्छा वाला हो गया है, तो कुछ टाइम में जब उसका जो वायरस है वो ब्रेन तक पहुंचेगा ना, तो यहाँ से जो उसका ये जॉ है, तो ये जो हम्म लोअर जॉ है, जो कि हमारी बातें भी हम कर रहे हैं, इसको हम घुमाते हैं कि ऊपर वाला जॉ हम नहीं हिला सकते। उसको लॉक जॉ क्यों कहा जाता है? कि हमारा यहाँ से जॉ लॉक हो जाता है और वो एनिमल उस जॉ को मूव नहीं कर पा रहा होता। आई सी जब आई सी। एनिमल मूव नहीं कर पा रहा होता तो ऑब्वियसली जितना रेबीज का वायरस है तो उसके सलाइवा में आ रहा होता, और सलाइवा उसके मुंह से बाहर की तरफ गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि वो अपने जॉ को कंट्रोल नहीं कर सकता, सोलो भी नहीं कर सक रहा, खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता वो एनिमल। तो वो पानी को देखता, और जब ब्रेन की लेयर्स डिस्टर्ब होती हैं, जब तीनों लेयर्स को खाने लग जाता है रेबीज का वायरस, तो अक्सर एनिमल का बिहेवियर ऐसे चेंज हो जाता है कि जो दिन के एनिमल्स हैं वो रात को बाहर निकल आते हैं, आई सी आई और सी वो आई अजीब सी। अजीब हरकतें कर, और रात के जो एनिमल्स हैं वो दिन को बाहर आएंगे। और अक्सर आप ये देखेंगे एनिमल्स ना दीवारों के साथ जोर जोर से टकरे मार रहे होते हैं। वो टकरे क्यों मार रहे होते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली उनके दिमाग के अंदर खारिश होती है जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रही होती, और जब वो जोर जोर से टक्कर मारते हैं तो उनको थोड़ा सा सुकून होता है। आई तो सी ये इतनी सी बात हुई कि रेबीज का वायरस क्या करता है कि वो अब समझे कि रेबीज का वायरस सिर्फ थूक से ही ट्रांसफर होगा। अब वो थूक किसी के जख्म पे लग जाता है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया। अब समझे वो डॉग मर गया है, समझे किसी ने शूट करके उसको फेंक दिया है, अब उसके ऊपर आएंगे इंसेक्ट्स। अब कोई आई सी बैट आई सी आता आई है, सी। राइट जी राइट जी, राइट अब कोई राइट बैट आएगा राइट। वो इंसेक्ट्स को खाएगा। वो बैट खुद समझे कि थोड़ा जख्मी है और उसको उसके मुंह में जो है कि थूक चला गया है, और वो उसके मुंह में वो वायरस चला गया है।
तो ऑब्वियसली वो एक बैट दूसरे को जो अगर बाइट कर लेता है या कुछ भी इस सही। तरह वो कर ले तो उसका थूक, तो ये समझे कि एक प्रोसेस चलता है। तो रेबी का वायरस हम्म जो है, रेबीज का, वो सिर्फ थूक से ही ट्रांसफर होता है, वो हम्म और हम्म हम्म किसी भी तरीके से आप में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो वो हम्म। समझे बहुत ही एक्सीडेंटली अगर एक इस तरह का एनिमल मिल गया है जिसको बैट ने टच कर लिया तो उसको रेबीज हो। पाकिस्तान आई में सी। अभी तक मैंने अपने लाइफ के अंदर कोई भी बैट की तरफ से आया हुआ रेबीज का केस नहीं देखा। डॉग्स की तरफ से जरूर है, ये कि बैट्स की तरफ से मैंने नहीं देखे। तो ये सारे का सही। सारा साइकिल रेबीज का है। अच्छा अच्छा सही। अच्छा, आपने कंजर्वेशन की बात की थी, तो आजकल आप कंजर्वेशन के हवाले से किस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? कंजर्वेशन के हवाले से जो अभी मेरा डोमिनेंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है तो वो हम्म। पैंगोलिन का ही चल रहा है। जो अच्छा पैंगोलिन अच्छा है अच्छा। हमारे पास, जो हम्म इंडियन पैंगोलिन हमारे पास है, मैंने इसका सुकेडा, तो उसी हम्म के ऊपर जो है कि कंजर्वेशन का काम है। और ये काफ़ी लंबा साल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ऑब्वियसली कश्मीर में जाकर, तो मेरे पास 4 इलाके हैं, मीरपुर है, भिंबर है, सदनोती है और कोटली है। यहाँ 4 जगहों पे जाके, हम्म क्योंकि पैंगोलिन ज़्यादा है तो यहाँ हम्म पर पोचिंग भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो है एनिमल को किल भी बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। तो इन 4 इलाकों में जाके जो है कि मेरा काम है कंजर्वेशन के ऊपर। हम्म वहाँ पे जाहिर है इसमें ये भी होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको मिलाया जाता है, उनको भी थोड़ी सी जॉब्स मिल जाती हैं साथ। और साथ थोड़े वाइल्ड लाइफ वाले भी मिल जाते हैं, उनको भी ट्रेनिंग्स देनी है मुझे। वहाँ पे सही। उनको ट्रेनिंग्स देनी है, साथ लोकल लोगों को मिलाना है, साथ एक बड़ी कम्युनिटी पर काम है समझे मेरा, कि ये एक कम्युनिटी कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है कि हम्म। सारी कम्युनिटी मिल के कंजर्व करने वाला काम है। जिसमें मैंने बताया था कि अभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाके मुझे उसके हवाले से एक अवेयरनेस देनी है ताकि लोगों के जहन में एक चीज़ आ जाए। तो अभी जो सही। डोमिनेंट प्रोजेक्ट है मेरा ये चल रहा है। इसके साथ मेरा कनाडा के साथ भी लिंक्ड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं टैक्सोनॉमी के ऊपर, वो भी चल रहे हैं मैकगिल यूनिवर्सिटी में भी। साथ एक मेरा प्रोजेक्ट जो है टैक्सोनॉमी के ही हवाले से कनेडियन नेशनल कलेक्शंस में भी अभी चल रहा है। तो एक तो प्रोजेक्ट्स और हम्म साथ भी चल रहे हैं, मगर वो साइड हम्म वाइज हैं। मगर डोमिनेंट प्रोजेक्ट्स में मेरा जो अभी हम्म। फील्ड में जाके करने वाला है वो तो वो ये प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह ताला। सही सही। अच्छा, पाकिस्तान में ये जो वाइल्ड लाइफ है इसकी स्मगलिंग भी होती है, और आम आदमी के लिए हम क्या कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के प्रमोशन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और स्मगलिंग को रोकने के लिए? देखिए सबसे पहले तो हमें जो है कि मैं ये सोचती होती हूँ कि जैसे मैंने पहले बोला था कि वाइल्ड लाइफ की जो कंजर्वेशन है वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ वालों का काम नहीं है, वो हमारा एज बीइंग ए नेशन हम सब का काम है कि हम सब मिलकर जो है कि कंजर्व करें हमारी स्पीसीज को। हमें इतनी अवेयरनेस हो कि ये चीज़ जो है कि ज़रूरी है और इसका एक पूरा रोल है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, और ये रोल हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम यहाँ पर जिंदा हैं। तो सही। एनिमल्स की स्मगलिंग ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारे इलीगल काम जो है कि हो रहे होते हैं और सामने लोगों को पता होता है कि ये लीगली काम हो रहा है। मगर हम्म हमारे लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आवाज़ जो है कि नहीं उठानी, आवाज़ नहीं उठानी, कोई भी जो है हम्म। कि छोड़ दें, आप अपने काम से काम रखें। तो ये चीज़ें हम लोगों को जो है कि थोड़ा ख़त्म करना पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर आप इलीगल कोई भी एक्टिविटी देखें तो आप सबसे पहले वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल करें कि आप आके प्लीज इस जगह पे रेड दें, और यहाँ पर आके यहाँ पर एनिमल की स्मगलिंग हो रही है तो यहाँ पर आप इसको रोकें। हम काफी बार खुद ऐसे कर चुके हैं कि जैसे अगर आप लोकली, अगर आप रास्ते में भी देखते हैं ना कोई बंदा रीछ लेके जा रहा है, कोई बंदर लेके जा रहा है, कोई इस तरह का एनिमल है वाइल्ड जो कि उसने कैप्चर किया हुआ है, तो आप उसी वक्त वहां खड़े हों। वाइल्ड लाइफ वालों के वहां पर एक्टिव होते हैं वाइल्ड लाइफ वाले, अगर आप उनको वहां ही फोन कर लें, लोकेशन भेज दें, पिक्चर खींच के आप जीपीएस के थ्रू वो आप तक एकदम पहुंच जाते हैं। और एनिमल्स को जो है कि उसी वक्त उनसे लेकर उन पे चालान करके तो उनको जाके वाइल्ड में वापस छोड़ दिया जाता है। मगर ये कि हम एक्शन थोड़ा कम लेते हैं, हम सिर्फ वहां खड़े होकर कह रहे होते हैं कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, ये देखें ये ऐसे हो रहा है वैसे हो। तो ये तो राइट। हमारी पब्लिक की भी जिम्मेदारी है ना कि अगर हम कोई गलत काम देख रहे हैं तो हम उसको एकदम रिपोर्ट करें। तो सबसे पहले तो यही मैं कहूंगी कि आप जब देखें आप उसी वक्त अपने वाइल्ड लाइफ का नंबर सर्च करें, आपके आसपास बोलें कि हमने ये लीगल एक्टिविटी देखी है, आप वीडियो बना लें। आपके पास तो प्रूफ है, सोशल मीडिया है ना, एकदम आप जो है कि एक चीज आप देख लें, पिक्चर खींच लें, वीडियो बना लें, आप उनको राइट भेज दें, उनको आप बोल दें कि ये इस तरह इलीगल एक्टिविटी है, तो वो उसी वक्त आ जाएंगे और उसको कैप्चर कर लेंगे। राइट। मतलब और वो कोशिश जैसे यही करनी पहले चाहिए। हमने, जी, सॉरी, गो अहेड गो अहेड प्लीज। मतलब कोशिश जो है कि यही करनी चाहिए कि कोई भी गलत काम अगर आप देख रहे हैं तो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो एक स्टैचू राइट। में देखा करती हूँ ना जिसने आंखों पे भी हाथ रखा होता है, कानों पे भी हाथ रखा राइट। होता है, और
युद्ध राइट यात्रा राइट का राइट। होता है। तो मैं हमारी जो नेशन है उसको इस तरह सोचती होती हूँ कि सब कुछ सामने हो रहा है, मगर ये उनका वो बंदरों वाली वो हाल है कि वो इससे कानों पे भी है, मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं। तो राइट। मैं ये सोचती होती हूँ कि इस चीज का भी हिसाब ऑब्वियसली होना है कि आपके सामने गलत काम हो रहा था तो आपने उसको क्यों नहीं स्टॉप किया। जी। तो मैं जो बात कर रहा था ये वो ये था कि अभी हमने पहले भी जिक्र किया था कि आजकल तो हर शख्स के पास सेल फोन होता है, इंटरनेट होता है, एक्सेस बिल्कुल। सारे के पास होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमें तो पता नहीं कि वाइल्ड लाइफ से कैसे कांटेक्ट करना है। आप ऑनलाइन सर्च करें, फौरन आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल उनका भी। नंबर पता चल जाएगा, उनकी वेबसाइट पता चल जाएगी। तो आप कम से कम ये मेरा मेरा भी पैगाम है देखने वालों के लिए कि अगर आप कोई भी वाइल्ड लाइफ के हवाले से इलीगल एक्टिविटी देखें तो फौरी तौर पर आप सर्च करके ये देख लें कि वाइल्ड लाइफ का कांटेक्ट क्या है, उनको वीडियो लेके भेज दें, लोकेशन भेज दें और साथ ही बता दें कि यहाँ पे हमने ये इलीगल काम होते देखा है। तो उसके बाद फिर उनकी जिम्मेदारी है कि अगर हम सब अपनी बिल्कुल ही। जिम्मेदारी पूरी कर दें तो उसके बाद फिर आगे उनकी जिम्मेदारी। अच्छा, ये देखिए तो हम आपकी। जी, गो अहेड प्लीज। अब मैं जो हूँ कि जब पहले मैं मीडिया पर नहीं आई थी, तो पहले सब लोगों के जहन में जैसे ही हुआ करता था कि वाइल्ड लाइफ वाले काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आप यकीन करें, जब मैं काम करने लगी अब वाइल्ड लाइफ वालों के साथ, तो वो इतने हेल्पफुल लोग हैं। मतलब हर इलाके के जितने भी वाइल्ड लाइफ वाले मैंने देखे हैं तकरीबन, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपकी वो हर लिहाज से हेल्प कर रहे होते हैं, और बहुत ज़बरदस्त लोग हैं जो कि अपने दिलो जान से काम कर रहे होते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको अगर आप रात के 3 बजे भी उठाकर बोले ना कि भाई के यहाँ पहुंच जाएं कि हमें ये चीज मिल गई है, तो वो रात के 3 बजे उठ के वहां पर पहुंच जाएंगे। हालांकि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जो अपनी नींद को एक एनिमल के लिए जो है राइट कि खराब करके वहां राइट। पर पहुंच जाएं, तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो मतलब ये मैं ये कहती हूँ कि पब्लिक की पहली जिम्मेदारी है कि आप गलत काम देख रहे हैं, आप उसी वक्त रिपोर्ट करें, तो उसके बाद वो वहां पर आकर एकदम जो है कि रेस्क्यू सही कर लेते हैं। सही। अच्छा, ये बात तो थी आपके जो यू नो वाइल्ड लाइफ के हवाले से आपकी जो क्वालिफिकेशन है, तजुर्बात हैं, आपके जो मतलब मिशन है। लेकिन दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, राइट? आप में आपकी क्वालिफिकेशंस में और एक बहुत लंबी लिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से और पेरेंट्स की काउंसलिंग के हवाले से। उस बारे में कुछ बताइए। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, क्योंकि मुझे शुरू से साइकोलॉजी बहुत पसंद थी। जी। बच्चों की साइकोलॉजी क्यों, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी, मैं जो हूँ कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ और मसाज थेरेपिस्ट भी हूँ। साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डिफरेंट डिग्रीज जो हैं लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से और कुछ और ममालिक से जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह की हैं। यहाँ पर मेरे जो मेंटोर हैं वो सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब हैं, जो कि ERDC का बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं। उनके जेर निगरानी में 6 मंथ्स का कोर्स किया था जिसको PTCC कहा जाता है, जिसको बहुत ही अब जो है कि ज़्यादा लोग कर रहे हैं, खासतौर पे जो पेरेंट्स हैं तो वो कर रहे हैं। तो जब मैंने किया तो मेरी थिंकिंग जो है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। मतलब वो सोच देते हैं आपको कि आप सोचना जो है कि मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों मैं ज़्यादा करती हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों के साथ जो है जो सलूक किया जाता है, और बच्चों की जो साइकोलॉजी है कितनी डिस्टर्ब कर दी जाती है घर से ही, कि वो बड़े होके अपने लिए कोई फैसला भी नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं होता हमने कहाँ पर जाना है। मतलब बहुत सारी गलतियां पेरेंट्स करते हैं, और वो यही चाह रहे होते हैं कि मेरी एग्जैक्ट कॉपी ये बच्चा बन जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि पेरेंट्स नहीं समझते हैं। तो वो बस कोर्सेज जो मैंने इसलिए किए थे ताकि मुझे थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी के बच्चे का दिमाग कैसे काम कर रहा होता है, बच्चे की सोच कैसे काम करी होती है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है कि मैंने उसमें फिर लर्न की। और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो कि मैं अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर रही होती हूँ, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो चाइल्ड सही। साइकोलॉजी में मैंने ये देखा कि मतलब बच्चों के साथ बॉन्ड कैसे क्रिएट किया जाता है, क्योंकि अगर हम्म आप इस्लामिक हिस्ट्री भी देखें तो उसमें बच्चों को आप देखें हर जगह पर बच्चे हैं, छोटी छोटी मजलिस है वहां पर बच्चे हैं, बड़े हैं तो उनके पास बच्चे हैं, हर चीज छोटे बच्चे लर्न कर रहे हैं, बड़ों से सीख रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी इस तरह की बात होती है बच्चों को उठा लेते हैं कि भाई आप उठो यहाँ से जाओ, आपके सुनने की बात नहीं है। तो वो मैं ये कहती होती हूँ भाई आप ऐसी बात ही क्यों कर रहे हैं जो कि उनके सुनने की नहीं है, तो आप उनके सामने ऐसी बात ही ना करें, मतलब बात ऐसी हो कि बच्चे भी सुन सके। तो ये हम्म। चीजें फिर बहुत सारे ऐसे गलत बिहेवियर्स पेरेंट्स से बच्चे सीख लेते हैं,
और फिर आगे वही जनरेशन वाइज चल रहे होते हैं, और पेरेंट्स बच्चों को बस अपनी ख्वाहिशात के अंडर के, मतलब जो मैं चाह रहा हूँ मैं नहीं बन सका, मेरा बच्चा ही बन जाए बस, मैं जो हूँ कि वो, फिर बच्चे वो नहीं बनना चाह रहे, और फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से। तो ये सारी की सारी चीज़ों को टैकल डाउन करने के लिए मैंने मतलब ये बहुत सारी चीज़ें की थी, और अभी मैं यहाँ पर मदर्स को ट्रेन कर रही होती हूँ अक्सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जब बहुत सारी मदर्स आती हैं पास, उनके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं कि ये बच्चे ने ये कर लिया, वो मतलब वो तो उनको फिर जो है कि ट्रेनिंग्स देना और उनको समझाना और उनको सिखाना कि कैसे जो है कि आपने सिचुएशन में अपना रोल अदा करना, एज बीइंग ए मदर और एज बीइंग ए फादर। तो वो जो है कि चला रही होती हूँ मैं साथ सही, साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, उसके अलावा आप आर्टिस्ट भी हैं, राइट? तो जी जी, ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह। एज एज ए आर्टिस्ट आप क्या कुछ करती हैं? आर्टिस्ट जो हूँ मैं, एक तो मैं कैलीग्राफी करती हूँ ज़्यादा, अच्छा। मतलब जो है कैलीग्राफी में करती हूँ, और मैं वाइल्ड लाइफ आर्ट करती हूँ। तो अच्छा। वाइल्ड लाइफ आर्ट में मैं डिफरेंट एनिमल्स को पेंट करती हूँ। ज़्यादातर मुझे घोड़े बहुत पसंद हैं, मतलब मुझे मस्टैंग्स हमेशा से, जंगली घोड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे। अब वो बंदा कहता था कि क्यों, तो मुझे इस क्यों का आंसर नहीं आता, बस कुछ चीज़ आपको कुदरती, मुझे भेड़िए बहुत पसंद हैं और मुझे घोड़े बहुत पसंद हैं। तो ये दो वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पेंट करती हूँ, और मुझे ये दो एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो और भी बहुत सारे एनिमल्स को पेंट करती रहती हूँ, मगर मेरी जो बेसिक पेंटिंग्स जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स और कैलीग्राफी, बस ये दो चीज़ों हम्म। को मैं ज़्यादा जो है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, पेपर मशे का बहुत काम किया है, ब्लैक जापान एक है वो, आपने वो जो सुना होगा, जिनसे तारकोल नहीं होता, जिससे रोड बनते हैं, जी 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 जी। उससे जो है कि बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। वो थोड़ा सा डेंजरस होता है क्योंकि उसको बहुत गर्म करके आपको उससे पेंट करना पड़ता है, तो वो भी मैं करती रही हूँ। पेपर मशे है, साथ ऑयल पेंटिंग्स हैं, साथ ग्लास पेंटिंग है, साथ डो से फ्लावर्स बनाना, ये बहुत सारी चीज़ें मेरी मम्मा जो है कि साइड वाले काम करती थी तो उनसे सीखा। मगर जो कैलीग्राफी और जो वाइल्ड लाइफ आर्ट है, तो वो अपने शौक से जो है मैंने बस डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स को देखकर, घर में प्रैक्टिस करके तो खुद ही बस सीख लिया था। हम्म, हम्म। तो बस वो तो करती रहती कैलीग्राफी हूँ। जो है ये आप उर्दू में करती हैं, इंग्लिश में करती हैं, अरबी में करती हैं, किस किस लैंग्वेज में करती हैं? नहीं, अरबिक कैलीग्राफी है, और ज़्यादातर अरबी कैलीग्राफी, कुरानिक अच्छा। जी जी, अच्छा। ज़्यादातर कुरानिक जो आयाज हैं उनको जो है कि मैं लिख रही होती हूँ। ज़्यादातर अच्छा। सूराज हैं या कुरानिक कोई आयाज हैं या कोई दुआज हैं, तो वो जो है कि उनकी कैलीग्राफी में कर रही होती हूँ। सही, सही। अम, और आपके जहन में कोई बात जो आप करना चाहें, या पाकिस्तान में खासतौर पर यंगर जनरेशन जो है, जो आजकल की यंग जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट्स की निस्बत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के हवाले से या किसी भी और हवाले से आप अगर उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। सबसे पहले तो ये, मैं आपने जिस तरह बात की कि इसमें कोई शक नहीं है कि यंग जनरेशन पेरेंट्स से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। मगर ये मैं कहती हूँ वेल एक्सपीरियंस्ड नहीं है, कि माँ बाप बहुत ज़िंदगी गुजार के हमें बड़ा करते हैं, और माँ बाप बहुत अपना एक टाइम गुजार चुके होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनसे वो मना कर रहे होते हैं, तो हमें मना हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हम नहीं समझ सकते, पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ज़रूर ये करें कि जो आपका पैशन है, जो आपका पढ़ाई जिस चीज़ में, अगर आपका जो चीज़ पैशन है उसको आप ज़रूर ना छोड़ें। आपका जो दिल नहीं है आप बेशक उसको ना करें, मगर बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहें पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता है जो दोबारा नहीं मिलता इंसान को। और उससे मैं कहती हूँ कि खालिस रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है। सही, मैं अपनी लाइफ में इतने सिचुएशंस देख चुकी हूँ, और अब ये समझ आती है कि माँ बाप के अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। मतलब सही, मैं ये कहती होती सही। हूँ कि दुनिया की सच्चाई अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं कहती होती हूँ कि दुनिया की सच्चाई सिर्फ माँ बाप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब वो नहीं सही, होते ना, तो आपको फिर मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं सही, जो कि उनके होते हुए आप नहीं समझ सकते। सही। बाकी जो चीज़ आप करें बहुत दिल से करें, बहुत खुलूस से करें, इंसानों से ना डरें, सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से डरें। क्योंकि मैं ये कहती होती हूँ कि दुनिया में जन्नत को खो देने से बड़ा दुख कोई दुख नहीं है। बस हर ऐसा काम करें जो कि आपको जन्नत के करीब लेके जा रहा हो, जो काम आपको लगे जन्नत से दूर कर रहा है, तो आप खुद दूर हो जाए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल वो है।
कि हमने वहां पर पहुंचना है। दुनिया के सारे काम करें, जो आपका दिल होता है करें, जो आप ढेर सारा पैसा कमाएं, आप ढेर सारी खुशियां करें, आप लोगों की हेल्प करें, सब कुछ करें, अपने आप को खुश रखें, फैमिली को खुश रखें। मगर इन सब में बस आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जो अल्टीमेट गोल है आप उसको ना भूलें, क्योंकि हम सब, मैं कहती होती हूँ कि एक उस पे जा रहे हैं, जिस पे वो बैग्स रख के एयरपोर्ट पे भेज रहे होते हैं। तो मैं ये कहती होती हूँ कि हम एक सब जो है कि उस पटरी के ऊपर समझे खड़े हैं और हम राइट, सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। राइट, और रास्ते में कोई चीज उठा रहे हैं, कोई फेंक रहे हैं, कोई आ रही है, कोई जा रही है, मगर अल्टीमेटली हम सब वहां ही जा रहे हैं। तो उस चीज को जहन में जरूर रखें, साथ दुनिया को जो है कि पढ़ें भी, दुनिया को समझें भी, रिश्तों को भी पहचानें, लोगों को भी देखें, अपने ऊपर भी काम करें। जो सबसे ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है हमें खुद के ऊपर है। दूसरों के ऊपर वर्कआउट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जब हम अपने ऊपर वर्कआउट करते हैं तो हमें फिर जो, अगर आप खुद अच्छा सोच रहे हैं तो आपको लोगों में अच्छाई नज़र आएगी। जब आप खुद बुरा सोच रहे होते हैं तो आपको लोगों में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो बस ये मेरा छोटा सा पैगाम है कि जो इतना अल्टीमेट गोल है उसे ना भूलें, और जितना कोशिश हो खुश रहें, और जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितना एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय करें। बस इस सब में जो है अल्लाह पाक को ना भूलें, और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें और उनकी बहुत कदर करें, और अपनी सेल्फ राइट, रिस्पेक्ट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। राइट। अच्छा, और ख़ास तौर पे जो बच्चे, आपने शायद खुद भी देखा होगा कि बच्चों में वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, वो बड़े होके वो शायद वो मार पीट के वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ की स्टडी के हवाले से, उनके लिए कोई अगर गाइडेंस आप दे पाएँ। देखें, वाइल्ड लाइफ की जो स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो कोई ना कोई मेंटोर आप ऐसा देख लें जिसको देख के आप चाह रहे हैं कि हम भी ऐसा काम करें। क्योंकि आप कोई भी काम ऐसा करे होते हैं, आपको एक मेंटोर जरूर चाहिए होता है कि कोई ऐसा बंदा जो कि ये काम कर रहा है और उससे इंस्पिरेशन आपको हो कि मैं भी ऐसा काम करूं। तो आप मेंटोर जरूर ढूंढें, आप उनसे कांटेक्ट करें। आजकल तो दुनिया इतनी छोटी सी है, आप उनसे टिप्स ले सकते हैं कि आप, मैं कैसे ये कर सकता हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो है आप छोटी छोटी चीजों को घर से सेव करना स्टार्ट करें, एक दिन आप बाहर भी निकल जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने लग जाएंगे। हमारे बच्चों में सबसे पहले थोड़ा सा मसला ये होता है, और जब मैं बाहर जाती हूँ ना, मैं ये चीजें देखती हूँ, बच्चे बहुत सारी चीजें वॉलंटियरली कर रहे होते हैं वहां पे। बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल, वॉलंटियरली करे, वॉलंटियरली कुछ करने का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में है ही नहीं। वो कहते हैं बिल्कुल। हमें कुछ नहीं आता, मगर हम आपके साथ खड़े हैं तो आप हमें ढेर सारे पैसे दे दें क्योंकि हम खड़े हैं। तो हम्म, ये चीज हमें ये सीखनी पड़ेगी कि सीखने के लिए आपको पसीना निकालना पड़ता है, सीखने के लिए आपको रातें भी जागनी पड़ती हैं, सीखने के लिए हम्म, आपको थोड़ी सी कड़वाहट सहनी पड़ती है। तब आप जब सीखते हैं तो फिर आपकी वैल्यू इतनी बनती है कि आपको लोग हाथों हाथ लेंगे। पहले आप अपने आप को पॉलिश तो करें। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी सीखनी है, और मतलब बच्चों के लिए यही है कि कोई मेंटोर तलाश करें। और जरूर जो है कि इंसान, क्योंकि मैं कहती हूँ कुछ सोचे और वो होना, ऐसे हो नहीं सकता। अगर आपका माइंड बन गया है कि मैंने ये करना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी साइकोलॉजी वर्क ही ऐसे करती है, आपका ब्रेन ऐसे ही जो है कि, तो अगर राइट, आप राइट। जिद्दी हो जाए ना कि मैंने करना है तो वो हो जाता है। तो वो हो जाता है, मतलब जिनको शौक है तो वो आ जाते हैं फील्ड में, और अल्लाह पाक की जात के रास्ते खुद ब खुद निकाल देती है उसके लिए। सही। चलिए डॉक्टर सुंदस, हमने आपका बहुत वक्त लिया, बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपका। नहीं साहब। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जब हम ये वीडियो डालेंगे तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो उसके साथ फिर अगर आप अपना कोई रेफरेंस दे दें, कोई किताब कहाँ से ऑर्डर करनी है, या अगर आपका और कोई काम है, या अगर आपका जो आर्ट वर्क है उसके बारे में अगर आप एक दो लिंक दे दें, हम्म। ताकि लोग उसको भी देख सकें, अप्रिशिएट कर सकें। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह ताला नंबर आपके साथ दूसरा भी शेयर कर लेती हूँ, जो कि मेरा मैक्रो स्टूडियो का प्रोफेशनल नंबर है। वहाँ ही ऑर्डर अक्सर लोग कर लेते हैं, बुक्स के लिए भी और पेंटिंग्स के लिए भी। और पेंटिंग्स के लिए तो मुझे पर्सनल नंबर पे ही कर लेते हैं, एफपी पे। मगर ये कि जो मैक्रो फोटोग्राफी के हवाले से है और जो बुक्स के हवाले से है, तो वो प्रोफेशनल नंबर है, वहाँ पे ही करके तो वहाँ से ही बुक्स जो है मुझसे ठीक। ले लेते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो शेयर कर लूंगी। चलें, बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।